कार्यरत आहोत. गेले 20-25 वर्ष आपण आरोग्य खात्याची संबंधित त्यांनी आणि पुणे महानगर सहाय्यक आरोग्य अधिकारी म्हणून काम करतात. तर या पार्श्वभूमीवर बृहन्मुंबई संस्थांच्या सभासदांनी काय काळजी घ्यावी, त्यांच्या कुटुंबियांनी काय काळजी घ्यावी आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी काय काळजी घ्यावी त्याच्याविषयी आपण मार्गदर्शन कराल असे आपल्याला विनंती करतो. धन्यवाद. धन्यवाद पटवर्धन सर. मी पुणे महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये सध्या आरोग्य विभागात सहाय्यक आरोग्य अधिकारी या पदावर कार्यरत आहे. माझ्याकडे बाकीचे विभाग तर आहेत, पण कोविडमध्ये आता आमचं स्पेशली कोविडसाठी जे आमचं मागचे 3 महिने काम चालू आहे, तर त्याच्यात जनजागृतीचा पण विषय माझ्याकडे आहे. आणि माननीय शेखर गायकवाड सर, गोयल सर आणि रुबल मॅडम, डॉक्टर हंकारे सर असे आमचे जे गाईडलाईन्स आहेत, मेन गायडन्स करणारे आणि पॉलिसी डिसिजन घेणारे, तर त्यांच्या गायडन्स खाली आम्ही हे सगळं काम करत आहोत. तर याच्यात आता गृहनिर्माण संस्थांचा आता खूप मोठा म्हणजे सर्वसाधारण नागरिकांचाच आता खूप मोठा याच्यात सहभाग आता झालेला आहे. या टप्प्यावर आजाराच्या मागचे 3 महिने आपण सुरुवातीला होम क्वारंटाईन करत होतो फॉरेन ट्रॅव्हलर्सना, मग थोडं पुढे गेलो, मग काही रेड झोन तयार झाले महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात. प्रत्येक लॉकडाऊन नंतर केंद्र सरकारने निर्णय घेऊन लॉकडाऊन केलं. मग लॉकडाऊन नंतर हे रेड झोन मध्ये थोडा बदल होत राहिला. एका लॉकडाऊन मध्ये काही एरियाज वाढले, दुसऱ्या लॉकडाऊन मध्ये एरियाज कमी झाले. तर आपल्याकडे न्यूजपेपरवर ऍज अँड वेन जेव्हा आपण डिसिजन घेतो नंबर ऑफ केसेस, त्याप्रमाणे तो रेड झोन आपण डिक्लेअर करतो आणि मग तिथले सगळ्यात फिजिकल मुवमेंट्स जे असतात नागरिकांच्या त्या आपण रिस्ट्रिक्ट करतो. तर या सर्वांमध्ये टाइम टू टाइम गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हे जे 2 आहेत महत्वाचे, तर हे मोन गाईडलाईन्स आहेत मेडिकल संदर्भात देणारे. तर साथरोग संदर्भातल्या ICMR गाईडलाईन्स ज्या येतात, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फॅमिली वेलफेअरच्या गाईडलाईन्स येतात, त्या आपण आपल्या एरियासाठी सुटेबल आपल्या कंडिशन्स नुसार त्याच्यामध्ये माननीय आयुक्त सर आणि सगळे विचार करून त्याप्रमाणे आपण गाईडलाईन्स तयार करतो. पण त्या मेन गाईडलाईन्सचा जो गाभा असतो तो चेंज होत नाही. फक्त लोकल सुटेबल कंडिशनसाठी थोडेसे काहीतरी गोष्टी 1-2 ऍड होतात. तर आता नागरिकांनी या स्टेजला इथून पुढे काय करायचं हा सर्वात मोठा प्रश्न सगळ्यांसमोर आहे की हे किती दिवस चालणार. कॉमनली मला विचारला गेलेला आम्हाला प्रश्न आहे की हे किती दिवस चालणार आणि सेकंडली आपण आता कसं. तर आमच्या माननीय आयुक्तांनी ज्याप्रमाणे म्हणाले की वी हॅव टू लिव्ह विथ कोरोना फॉर फ्यू डेज ऍटलीस्ट फ्यू मंथ्स. तर त्या काळामध्ये जोपर्यंत कोणत्याही आजाराला जोपर्यंत ठोस औषध येत नाही, एकदम जसं बॅक्टेरियाला अँटीबॅक्टेरियल औषध असतं तसं औषध ठोस येत नाही किंवा त्या आजारापासून परावृत्त इम्युनिटी येण्यासाठी, रोग प्रतिकार शक्ती येण्यासाठी आपल्याला वॅक्सिन येत नाही, लस येत नाही, तोपर्यंत हा आजार आपल्याला स्वतःच आपल्या आहे त्या रोग प्रतिकार शक्तीने या वायरसचा प्रतिकार करायचा असतो. अब थोड़ा सा मैं हिंदी में भी बात करूंगी. तो इस रोग प्रतिकार शक्ति जो हमारी शरीर में है उसको हम फिलहाल जब तक वैक्सीन और ठोस अच्छी दवाई जब तक नहीं हमें मिलती तब तक हमें इस वायरस का जो सामना है वो हमारे खुद के रोग प्रतिकार जो शक्ति है निजी उससे करना है. अभी इसमें क्या होता है, अब वो 60 इयर्स अभी तक हमारे जो 450-500 डेथ हो गए उसमें हमारा जो स्टडी है उसमें हमें ऐसी ध्यान आया है कि इसमें जो 60 इयर्स अबव है, ओल्ड एज के सीनियर सिटीजन है जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट डिसीज, ऐसे कुछ बीमारियां हैं क्योंकि जो कैंसर का कोई कीमोथेरेपी ले चुके हैं, तो ऐसे लोगों की इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिकार क्षमता, वो बहुत कम दिखाई देती है. तो ऐसे लोगों को इम्यूनिटी बूस्टर लेकर अपनी इस वायरस का सामना करना है. अभी इसमें 2 चीजें हैं. एक तो पहली बात है कि हमने इन सब लोगों ने कम्युनिटी में मिक्स ही नहीं होना है कि उनको इस वायरस का बाधा हो जाए. तो पहले उन्होंने खुद को आइसोलेट करना है, घर में ही रहना है, घर में ही एंटरटेनमेंट के साधन है, घर में जो नए लोग आते हैं, आते जाते रहते, समझो कोई गेस्ट, कहीं फ्रेंड्स है, तो उनसे थोड़ा सा दूर रहना है, 1 मीटर की दूरी रखकर, उनसे ज्यादा घुलना मिलना नहीं है. घर के कोई फंक्शंस हैं, बर्थडेज हैं, कुछ है, वहां भी उन्होंने एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करना है. अपनी जो डायबिटीज, हार्ट डिसीज बीमारियां जो है उनकी जो दवाइयां हैं वो लगातार ठीक तरह से लेनी है.
अपने जो फिजिशियन है उनका जो रूटीन कंसल्टिंग चलता है उनसे कंसल्टिंग लेके अपने सब ये जो बीमारियां हैं उनको नियंत्रण में रखना है, वो बढ़नी नहीं चाहिए। कई मतलब ऐसे होता है कि लोगों को मालूम है डायबिटीज है, मालूम है, पता है कि हार्ट डिसीज है, लेकिन वो एक दो बार गोलियां स्किप कर जाते हैं, भूल गए, रह गया। तो ऐसा नहीं करना है। इसमें और एक बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन। हमारे यहाँ ऐसा है कि जब हमको बीमारी होती है तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। प्रिवेंटिव चेकअप जो हमारा जो फिनोमिना होता है कि बीमारी से पहले जानना है कि हमारे शरीर में क्या चल रहा है, उसके लिए आफ्टर 35-40 हमने एक साल में 2 साल में हमारे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर चेक करवा लेनी चाहिए हमारे फैमिली डॉक्टर से। तो ये सब जिन लोगों को आशंका भी नहीं है कि हमको ये बीमारियां हैं, उन्होंने पहले बात चेक कर लेना चाहिए कि हमको ये कुछ बीमारियां है क्या। हमारे 50% लोग तो इसी महकमे में है कि हमको ये बीमारियां है ही नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पेशेंट को पूछते हैं कि भाई डायबिटीज है क्या, हाइपरटेंशन है क्या, तो बोलते नहीं है। तो हम पूछते हैं कि आपने चेक किया है क्या, तो बोलते नहीं चेक किया। तो ये बीमारियां जिनको हम लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसीजेस बोलते हैं, हार्ट प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, these are all metabolic and lifestyle related disorders. So ये ऐसे खांसी जैसे दिखता नहीं है कि हो गया है, ये हमको चेक करना चाहिए। सो जिन लोगों ने चेक नहीं किया है, जिनको आशंका है, पेरेंट्स को कि भाई बहन को कोई है डायबिटीज फैमिली में, तो कृपया मेरी सबको रिक्वेस्ट है, हिस्ट्री है जिसकी फैमिली हिस्ट्री उन्होंने कीप अगर चेक नहीं किया है तो पहले करवा लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। जिनको मालूम है हमको डायबिटीज हाइपरटेंशन है, उन्होंने अपनी सब दवाइयां ठीक से लीजिए। सो इन दवाई पर अगर नियंत्रण रखकर हम इम्यून बूस्टर जो अभी हम फिलहाल एडवोकेट कर रहे हैं, जिसमें हम आयुष मंत्रालय से जो हमें प्राप्त हुआ है एक गाइडलाइन की, अर्सेनिका अल्बा एक होम्योपैथिक दवाई है, वो उसकी मात्रा लेनी है, मल्टीविटामिन विद जिंक और विटामिन सी। तो ये जो इसको हम इम्यून बूस्टर कहते हैं, ये सब ओल्ड एज पॉपुलेशन अबाउ 60 इयर्स डायबिटिक हाइपरटेंशन में लेना है। क्योंकि हमारे यहाँ डेथ रेट थोड़ा सा दिख रहा है ज्यादा, वो ज्यादातर इन्हीं लोगों में दिख रहा है। ये हाई रिस्क ग्रुप है जिसका हमारा पुणे कॉर्पोरेशन का स्लम का सर्वे अभी 2-3 दिन में शुरू होने वाला है। तो हमारे वॉलंटियर जाके हर स्लम के घर में पूछने वाले हैं कि आपको ये बीमारियां है नहीं है, इसके बारे में जानकारी ले। ये एक बात है। दूसरी बात, अब सोसाइटी में लोगों का आना जाना, जहां लॉकडाउन खुल गया है, लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, उन्होंने क्या जिम्मेदारी है उनकी। तो सोसाइटी की ये जिम्मेदारी है कि एक तो लोकल जो कॉर्पोरेशन के जो हेल्थ ऑफिसर है उनके साथ उनका संपर्क बना रहना चाहिए, पहली बात। सेकेंडली, एंट्री होने वाले जो लोग हैं जो रिस्ट्रिक्ट करने चाहिए बिल्डिंग में, जो अभी इलेक्ट्रिशियन है, अभी रोज तो काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी है, whoever is entering your building should be registered his name and mobile number and address at the entry. Most of the buildings में ये हो रहा है, सीसी कैमरा जब से आए तब से हम लोग ये एंट्री के लिए कर रहे हैं, वो लगातार शुरू रखना है। एंट्री पर ही अगर कोई बिल्डिंग में हाथ धोने की कुछ छोटा सा वॉश बेसिन और साबुन की अगर कुछ व्यवस्था कर लें तो बहुत अच्छा होगा। Every person entering the building should wash hands with soap and water. अभी सैनिटाइजर का काफी मात्रा में हो रहा है उपयोग, लेकिन साबुन और पानी से धोने से जो 100% गारंटी है सैनिटाइजेशन की, वो हम इसमें हम लोग नहीं दे सकते। सैनिटाइजर हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, कोई व्यक्ति ऐसे करते हैं, कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे करते हैं। तो हाथ धोने के लिए हमारी एक ही प्रोसीजर है। हमने कुछ पोस्टर्स डिवाइस किए, साबुन और पानी से हाथ धोने के लिए भी हमने कुछ आईसी मटेरियल पोस्टर डिवाइस किए। अगर सोसाइटी मांग करे तो हम उनको कॉपी दे सकते, सॉफ्ट कॉपी। वो इनिशियल वो पोस्टर लगाए, वहीं पर वॉश बेसिन करे, अरेंजमेंट, हाथ धो के लोग एंटर करें। ये किस लिए है? क्योंकि हमारे बिल्डिंग में लिफ्ट है, तो वो लोग आएंगे, लिफ्ट का दरवाजा बटन दबाएंगे, लिफ्ट में अंदर जाएंगे, तो वो एंटर करेंगे तो उनके हाथ सफाई होनी चाहिए, और वो साबुन और पानी से होगी तो 100% गारंटी होगी। सेकेंडली,
आने जाने वालों के एड्रेस नेम अगर हमको मालूम है, तो अगर इन फ्यूचर समझो उस एरिया में कुछ आउटब्रेक है, रेड जोन हो गया, तो हमें पता चलेगा कि ये व्यक्ति रेड जोन से आ रहा है। तीसरी बात, हमारे बिल्डिंग में खूब से फंक्शंस होते हैं, तो बिल्डिंग में सब सोसाइटी के मेंबर की मीटिंग लेकर उनको बताएं कि एज फार एज पॉसिबल, जैसे गाइडलाइन हमने दिए हुए कि अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो ज्यादा से ज्यादा 20 लोग, मैक्सिमम 20 पीपल फॉर फ्यूनरल। तो वो गैदरिंग अगर हम कर रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग हमको रखना है। वो 1 मीटर से अंतर हमको रखना ही है। ये सोशल डिस्टेंस का पालन ऐसे समय में होना चाहिए। ट्राई करें कि बिल्डिंग में बड़े हमारे क्लब हाउस होते हैं, कम्युनिटी स्पेस होती है, वहां पर बच्चों के बर्थडेज होते हैं, कुछ बेबी शावर के प्रोग्राम्स होते हैं। तो फिलहाल जब तक हमको 100% सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, तो इन सब प्रोग्राम को कर्टेल करें, अवॉइड करें। अगर करना ही है तो 10-15 लोगों में, कम लोगों में ये प्रोग्राम करें। प्रोग्राम करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग फिजिकल का 100% प्रयोग करें। वी हाउ टू डू दैट, एवरीबडी शुड वेयर मास्क। मास्क मैक्सिमम यूज करने हैं तो वॉशेबल होने चाहिए। जो डिस्पोजेबल मास्क होते हैं उनका रीयूज करना एडवाइजेबल नहीं है साइंटिफिकली। वो इसीलिए हम क्लॉथ मास्क जो है कॉटन के, ट्रिपल कॉटन के लेयर का, वो कंफर्टेबल मास्क यूज करना है। हर व्यक्ति ने कम से कम 3 मास्क अपने पास रखने हैं, एक यूज के लिए। अगर अभी बारिश का मौसम है, हम लोग भीग सकते हैं, तो सॉइल्ड वेट मास्क इज नॉट अलाउड, वो इमीडिएटली पैकेट में रख देना है और ड्राई मास्क यूज करना है। और घर में एक मास्क पे, तो एवरी पर्सन इन अ फैमिली शुड यूज एटलीस्ट हैव 3 सेट ऑफ मास्क, कॉटन मास्क। तो रेगुलरली धोना है। बाहर से आते ही हमारे जो बाहर से लाई चीजें हैं, वो कहाँ से लाई है, क्या है, वो सब ठीक से हाथ साफ करके क्लीन करनी है और उसका इस्तेमाल करना है। एज फार एज पॉसिबल लिविंग एंड नॉन लिविंग सरफेसेस पे ये वायरस काफी समय तक जिंदा रहता है। तो ये हमारी सबसे बड़ी दुविधा है कि ये वायरस जो है वो ऐसे वुड, मेटल सरफेसेस हैं, प्लास्टिक, सभी जगह वो नॉन लिविंग सरफेस पे जिंदा रहता है। इसलिए हमको ये सब सैनिटेशन की अपने प्रिकॉशंस लेने। इसके बाद पदाधिकारी जो है हमारे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, उन्होंने अपना जो कुछ रेगुलर चल रहा है उसमें रूटीनली अपने लोकल हेल्थ ऑफिसर से बात करके न्यू जो गाइडलाइन है उसके बारे में जो कुछ भी मटेरियल हम तैयार करते हैं, पोस्टर्स हैं, जो कुछ भी है, वो डिस्प्ले करना है सोसाइटी में सब जगह। और रिलेटिव का आना जाना, ये सब रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स आई वुड से, वो सोसाइटी के बॉडी ने सबने मिलकर डिसाइड, टोटली बैन नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग करके आप अलाउड कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी जो कुछ भी करना है एक साथ मिलके सोसाइटी के लोगों ने, क्योंकि ये सबकी प्रॉब्लम है। ये ऐसा नहीं कि सोसाइटी जिम्मेदारी ले, उन्होंने कुछ, ये डिसीजन है जो हर एक व्यक्ति ने सोसाइटी के लेना है, हमारे सब सोसाइटी के लोगों ने। तो इतना तो मैं। दूसरा एक लोग पूछते हैं कि टेरेसेस में जाने का अलाउड है क्या नहीं, ग्राउंड में घूमना अलाउड है सोसाइटी के विद इन द कंपाउंड वगैरह, ये बहुत सारे लोगों को अलग अलग रूल बना दिए हो। तो आपकी क्या नहीं, सोसाइटी में अगर आपके वॉक इन के लिए जगह है तो आप थोड़ा सा, अगर अलग अलग विंग है तो आप अलॉट करके दे सकते हैं कि इस टाइम में 6 to 7 सी विंग के लोग चलेंगे, 7 to 8 डी विंग के लोग चलेंगे सुबह। जिनको जिनको जो भी टाइम स्लॉट सुटेबल है उनसे विलिंगनेस ले और उनको वो स्लॉट बांट के दे। तो फिर चलना भी है तो एक विंग के सब 10 लोग हैं तो 10 लोग चलेंगे तो ज्यादा एक दूसरे को मतलब मिलेंगे नहीं, डिस्टेंसिंग हम लोग मेंटेन कर सकेंगे। इसलिए मैंने कहा कि सब ईच एंड एवरी फैमिली शुड कंट्रीब्यूट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द सोसाइटीज वर्क। प्रेजेंटली दूसरा एक सवाल आता है कि जो बाहर प्रदेश से आते हैं, फॉरेनर्स जो आते हैं, उनके फॉरेन से जाते हैं, उनके लिए क्या राज्यों से आते हैं उनके क्या लेते हैं, और डिस्ट्रिक्ट के आते हैं उनके लिए। हाँ, तो कोई भी अगर फॉरेन कंट्री से कोई भी आ रहा है तो उसके लिए हमारे गाइडलाइंस है, उनको हम क्वारंटाइन करते हैं 14 डेज के लिए, 7 डेज के लिए। तो उनके लिए वो अगर असिम्टोमेटिक है, टोटली सिम्टोमेटिक व्हाटएवर,
तो उनको उनके लिए हमने कुछ होटल्स भी आइसोलेट रिजर्व कर दिए। उनको हम ऑप्शन देते हैं अपने कॉस्ट से उनको होटल में रहना है, नहीं तो अभी होम आइसोलेशन का भी ऑप्शन हमारे पास है। तो वो जब घर आएंगे हमें पता चलता है कि वो आ गए, लिस्ट आती है एयरपोर्ट से, तो उनका हमारे पास ये रहता है, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब रहता है। तो उन्होंने हेल्थ अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट करके अगर विलिंगनेस है घर में रहना है तो एब्सोल्युटली फॉर 7 to 14 डेज घर में रहना है, बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाना है, टोटल आइसोलेशन। हम क्या करते हैं, उनको बाहर कहीं भी नहीं छोड़ते, होटल में रहे बाद में घर आके रह जाए वो पीरियड के बाद। अभी अगर होम आइसोलेशन पॉलिसी आई हुई है पॉजिटिव पेशेंट के लिए, तो वहां भी उनको हमने घर में रहना अलाउड किया है, provided there are some conditions in which only we are allowing people to stay at home. If they are totally healthy, otherwise they don't have any diabetes and all, they are asymptomatic, they don't have any symptoms. So when they are detected positive, we are taking their information, we have survey teams, we have disaster management cell, their contact numbers are taken, daily we will call them, even then we give them a small card for at the time of their discharge. This is a स्वयं विलगीकरण कार्ड, तो ये कार्ड देके हम उनको भेजेंगे। यहाँ कार्ड के पीछे नंबर लिखा है डिजास्टर मैनेजमेंट का, छोटी सी भी इसमें सब साइंस एंड सिम्टम भी लिखे हुए हैं, तो छोटी सी भी अगर उनको सिम्टम दिखाई पड़ती है तो उन्हें इमीडिएटली हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट सेल को कांटेक्ट करना है, हमारी एम्बुलेंस आके उसको हमारे कोविड केयर सेंटर में या हॉस्पिटल में कंडीशन के अनुसार एडमिट कर लेगी। दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जब आता है तो उसके लिए क्या हरेक का मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह जरूरी है क्या? अभी ऐसा है कि जब वो डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाते हैं तब उनको एनओसी लगती है, तो उसके लिए हेल्थ एनओसी होती है और पुलिस का परमिट लगता है, पुलिस परमिशन। तो वो ऑनलाइन, हाँ तो नहीं तो उनको स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि एनीबडी कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट इज टू बी क्वारंटाइन वेरेवर द पर्सन गोज। इफ ही कम्स टू पुणे 14 days, 7 to 14 days उनको घर में रहना है, घर से बाहर जाना नहीं, उन्होंने घर में रहना है। उनको स्टैंप लगाएंगे, उनका ये करेंगे, मतलब नोटिंग करेंगे हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के पास, और वी विल बी कॉलिंग देम एंड आस्किंग। सो whoever is taking option of home isolation, they are also supposed to remain in one room as if they are in hospital. They should not come out of that room also, stay there. One caregiver has to be there who will constantly look after the positive patient who has opted for home isolation. And mild symptoms we will definitely. तो symptoms क्या रहते हैं? Symptoms में severe headache है, fever है, diarrhea है, vomiting, nausea है, थोड़ा सा disorientation of thinking है, अभी recently conjunctivitis, mild congestion of the eyes, ऐसे कुछ common symptoms है इसके। तो वो symptoms अगर mild दिखने भी लगे, breathlessness and all, they थोड़ा moderate है, they are higher side. So mild symptoms are fever, headache, then nausea, vomiting, diarrhea maybe. SpO2 अभी इसमें ऐसा है कि हाथ तो लगाना नहीं है टेम्परेचर देखने के लिए, तो अभी हमें अगर टेम्परेचर एसेस करना है एवरी विजिटर का, तो थर्मल गन से एक डिस्टेंस से हम लोग वो मेजर कर सकते हैं। अभी जिसका टेम्परेचर अबाउ 98 है उनको हम बोलते हैं कि आपको रिस्क है, मतलब दे हैव फीवर। हाँ, और दूसरी बात है PaO2, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। अगर न्यूमोनिया सेट हो गया है तो वायरल न्यूमोनिया, तो सिम्टम ज्यादा दिखने से पहले ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड का कम हो जाता है। तो जो फिंगर से यूज करके जो हम लोग चेक करते हैं SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन, वो 94, 95 चाहिए 100%। उसके नीचे अगर है तो वो पेशेंट के लिए थोड़ा सा जियोपार्डी शुरू हुआ है, न्यूमोनिया का प्रोसेस, ऐसा हम डायग्नोसिस में स्क्रीनिंग है, दिस इज बेसलाइन स्क्रीनिंग। ऐसा हो गया तो मैंने इसलिए बोला कि लोकल हेल्थ अथॉरिटी से कांस्टेंट कांटेक्ट रहना चाहिए। नहीं तो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल का जो नंबर है, वार्ड ऑफिस है, वहाँ हेल्थ ऑफिसर है, और डिजास्टर मैनेजमेंट सेल हमारा 24/7 दे आर वर्किंग। सो डिजास्टर सेल से इमीडिएटली कांटेक्ट करना है कि हमारे बिल्डिंग में 4 जो लोग आए उनका टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है,
तो उनको हम क्या करें. तो एवरी स्टेट, लोकल हेल्थ अथॉरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, I would say they will be the one who will guide you what is to be done at that time. उनको हमारे कॉन्टैक्ट पॉइंट वो है हमें. Yes, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है. और दूसरी बात है, अभी समझो होम आइसोलेशन का ऑप्शन ले भी लिया हमारे सोसाइटी में 3-4 लोगों ने, किसी ने भी, फिर भी सोसाइटी वालों ने डरना नहीं है. यस, वो फैमिली को बता कि आपको गाइडलाइन दिया है, इसके हिसाब से उस पेशेंट को बाहर मत आने दो. दे शुड नॉट गो आउट ऑफ देयर रूम. ये प्रिकॉशन लेना है. ये करके अगर वो घर में, तो वो नेबर के किसी भी तरह से किसी को होने की संभावना नहीं. अगर वो व्यक्ति 17 दिन तक उस रूम में अपने आप को आइसोलेट कर ले, तो किसी को डर नहीं है. तो वो व्यक्ति है, इसीलिए सोसाइटी वालों ने यू और क्राई नहीं करना है. मतलब दे शुड नॉट मेक, बवाल नहीं करना है कि बाबा ये अभी 4 पेशेंट हमारे बिल्डिंग में है तो हमारा क्या होगा. यस, इंसिस्ट देम दैट यू प्लीज फॉलो द रूल्स गिवन, गाइडलाइंस गिवन, एंड बी एट होम इन योर रूम. Those who are having separate rooms, individual toilets at home, only those people are eligible for home isolation. It's not like everybody we are giving. Now in my home, in my home we have 3 BHK, 2 bedrooms are with self-contained. If I supposed to be, I am diagnosed positive without symptom, I would opt for a room. I will sit there for 17 days. I will tell my people to give me food. That's all. So that is to be, it's an individual responsibility. At the end of the day, it is an individual responsibility. वैसा जैसा हम बोलते हैं कि हमसे दूसरे को होना नहीं चाहिए और दूसरे से हमको होना नहीं चाहिए. ये अगर सबने फॉलो किया, तो then I don't think we will have any problem. धन्यवाद डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और मुझे लगता है कि कोरोना को हम लोग करेंगे. Yes. काफी जितना ये तो Yes, काफी समय तक हमें उसके साथ जीना है जब तक वैक्सीन. Yes, yes. Thank you. अंत में मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगी पुणे महानगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी महामंडल के श्री पटवर्धन जी, जिनके साथ मेरा एसोसिएशन काफी सालों से रहा है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के विषय में हमने काफी काम किया हुआ है. उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप सब भाई बहनों के साथ तक मैं पहुंच सकूं महानगर पालिका की ओर से, और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ. Yeah, that was pretty quite informative video by Dr. Kalpana Baliwan. And now I request Mr. Patwardhan to advise and give some guidance on society elections and AGMs, as we are receiving quite a few questions in this regard. So I request Patwardhan sir just to take it over. नमस्कार राहुल, आज फार चांगलं मार्गदर्शन आपल्याला डॉक्टर कल्पना बळीवन यांनी केलंय. आता आपल्याकडे 460हून अधिक मेंबर आज आपल्या सभेसाठी आलेले आहेत आणि त्यांना त्याचं नक्कीच मार्गदर्शन लाभलं असेल. त्यांचा पण नंबर पण सगळ्यांना याच्यात शेअर करू. ये अपनी सेकंड मीटिंग है और इसमें बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि हमारी इलेक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी की इलेक्शन ले सकते हैं. हमें मेंबरशिप 250 के पहले कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया था कुछ लोगों का कि ऐसे ऐसे तरीके से लेते, लेकिन ये नहीं है. अभी कोविड-19 के बैकग्राउंड में स्टेट गवर्नमेंट ने जो अपना कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है उन्होंने 3 महीने के लिए ये सब एक्सटेंशन दिया हुआ है. तो हम लोग अभी फिलहाल इलेक्शन नहीं ले सकते और वैसे भी इलेक्शंस के लिए जो रूल्स होते हैं, नियमावली होती है, वो उन्होंने अभी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने अभी तक पब्लिश नहीं किए. तो अब तो इस 30 सितंबर तक हमारे इलेक्शंस स्टैंड स्टिल रहेंगे. जो एग्जिस्टिंग कमिटी है वो ही कंटिन्यू रहेगी और जो सरकार जिसको बोलते हैं केयरटेकर गवर्नमेंट, ऐसा उन्होंने सब काम करना है. उसका फुल पावर्स है. जब तक हम इलेक्शंस रूल्स आएंगे, उसके बाद नियमावली आएंगे, उसके बाद में हम लोग इलेक्शन जो गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार देंगे और तब तक हैंड ओवर नहीं कर देता, आपको एग्जिस्टिंग कमिटी को पूरी पावर है. कुछ लोगों का कहना था कि हम लोग डिसीजन ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते. जब तक आप नई कमिटी को हैंड ओवर नहीं करते, आपको फुल पावर आपके इलेक्शन कमिटी को, इलेक्टेड कमिटी को या अभी जो अपॉइंटेड कमिटी उसको है. तो फिलहाल 3 महीने के लिए एक्सटेंशन दिया है. अपना ऑडिट और इसके करने के लिए अभी तक फिलहाल सितंबर तक अपने 3 महीने हैं, उसको भी एक्सटेंशन मिलने का चांस है. तो
हमसे सबको रिक्वेस्ट है कि अभी लॉकडाउन खुलने के बाद ऑडिटर का ऑफिस भी खुला हुआ है, तो ऑडिटर ये काम कर ले। अभी कोऑपरेटिव कमिश्नर ने जूम मीटिंग या वेब मीटिंग के लिए भी मैनिंग कमेटी के लिए है, तो अभी वो ले सकते हैं आप, जिधर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और ये सैनिटाइजर वगैरह के लिए थे, वो फिजिकली भी मीटिंग मैनिंग कमेटी का ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल जनरल बॉडी मीटिंग या स्पेशल जनरल मीटिंग को अवॉइड करो, ये मेरा कहना है। दूसरी बात है ये है कि आपके एक्चुअली टाइम कम है, क्योंकि 471 पार्टिसिपेंट और डीप कन्वेंस और डिफॉल्ट मेंबर से अपने पास बहुत सारी क्वेरीज आई है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग एडवोकेट बुद्धकांत जोशी, एक्सपर्ट डायरेक्टर ऑफ पुणे हाउसिंग फेडरेशन, उनको रिक्वेस्ट करेंगे। धन्यवाद। थँक्यू पटवर्धन साहेब. मी ऍडव्होकेट मृदुंगा जोशी मॅडमना विनंती करतो की त्यांनी कन्व्हेन्स डीड वरती आपल्या सर्व सभासदांना आणि पार्टिसिपंट्सना मार्गदर्शन करावं. एडवोकेट टू सभी के लिए एडवोकेट जो हाँ सर नमस्कार. आवाज येतोय माझा? हॅलो. हो येतोय येतोय. अरे करण हा ऍडव्होकेट जोशी तुम्ही आपण स्वतःला अनम्यूट करू शकता. आपलंच प्रेझेंटेशन लावलेलं आहे. हा जोशी मॅडम तुम्ही बोलू शकता आता. नाही सर, ऑडिओ पण आहे त्याला. ओके. बाकी सब सभासदों के लिए बोलना चाहता हूँ कि हमारे साथ एडवोकेट जोशी मैडम भी है. उन्होंने एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया है जो उनके आवाज के साथ ही यहाँ पे है, तो आप सब देख लीजिएगा और जो भी सवाल आपको पूछने हैं वो हम एंड में उनसे पूछ सकते हैं. आप सबका स्वागत है. ये पीपीटी का इंडेक्स बनाया है. इतने टॉपिक्स हम कवर करेंगे. कन्वेयंस का मीनिंग है ऐसी कानूनी प्रक्रिया जिसमें संपत्ति एक ओनर से दूसरे को तब्दील होती है. जब जमीन मालिक के पास वित्त और विशेषज्ञता की कमी होती है तो वो बिल्डर को फायदे के लिए जमीन डेवलपमेंट के लिए देता है, जिसके बदले में जमीन मालिक को पैसे और फ्लैट्स मिलते हैं. बिल्डर इमारत बांध के फ्लैट्स बेचता है. कानून के अंतर्गत उसे खरीदारों की सोसाइटी इत्यादि बनाना और जमीन का हस्तांतरण सोसाइटी के नाम करना अनिवार्य है. बिल्डर सोसाइटी, अपार्टमेंट या कंपनी भी बना सकता है. अपार्टमेंट के संदर्भ में डीड ऑफ डिक्लेरेशन ही कन्वेंस होता है. ज्यादातर बिल्डरों ने कन्वेंस न करने की वजह से गवर्नमेंट ने कठिनाइयां दूर करने के लिए डीम्ड कन्वेंस का नियम बनाया. अधिसूचना जारी की है 27 अक्टूबर 2007 को और मोपा में नया सेक्शन 11A के अनुसार मेंबर्स डीम्ड कन्वेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. डीम्ड कन्वेंस के एप्लीकेशन के साथ जरूरी दस्तावेजों की सूची ये स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड में दी है.
ऍडव्होकेट जोशी मॅडम, आमची आपल्याला विनंती आहे की प्रेझेंटेशन वरचा ऑडिओ नीट सगळ्या लोकांना ऐकू येत नाहीये. तर आपण प्रेझेंटेशन जर का दाखवलं स्क्रीन वरती तर तुम्ही बोललात तर खूप चांगलं होईल, कारण आम्हाला खूप रिस्पॉन्सेस येतात की आम्हाला काहीच ऐकू येत नाहीये म्हणून. तुम्ही अनम्यूट केलं तर चालू शकेल ऍडव्होकेट जोशी मॅडम. हॅलो. सॉरी एव्हरीवन, ऑडिओ व्यवस्थित येत नसेल तर तो तुम्ही आता तो बघून घ्या पीपीटी, आणि नंतर स्क्रीन शेअर करणं आता शक्य होत नाही, माझ्या कॉम्प्युटरवरून शक्य होत नाहीये ते. नाही, पुढच्या वेळेला आपण ती परत बघूया. दिसतीये का? तुम्हाला स्क्रीन वरती पीपीटी दिसतीये का आपल्याला? मला दिसतीये. हा, मग तुम्ही बोललात तरी चालेल, आम्ही इथनं पीपीटी एक एक पुढे करत नेऊ. चालेल. हा, प्लीज. थँक्यू. ठीक आहे, आपण पहिल्यापासून सुरुवात करूया. हो. स्वागत है आप सबका. सर, पहिल्या स्लाइडला जा. नमस्कार, मैं एडवोकेट मृदंगा जोशी, पुणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन और सोसाइटी नाउ की ओर से ये डीम्ड कन्वेंस पर छोटी सी पीपीटी पेश कर रही हूँ. ये पीपीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. आजकल बहुत सारे लोग डीम्ड कन्वेंस के बारे में जानते हैं, इसलिए जितने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन्हीं को मुख्यत्व दिया है. आप सबका स्वागत है. नेक्स्ट सर, दूसरी नेक्स्ट. ये पीपीटी का इंडेक्स बनाया है, इतनी सारी टॉपिक्स हम कवर करेंगे. कन्वेंस का मीनिंग देखते हैं. ऐसी कानूनी प्रक्रिया जिसमें संपत्ति एक ओनर से दूसरे को तब्दील होती है. जब जमीन मालिक के पास वित्त या विशेषज्ञता की कमी होती है तो वो बिल्डर को फायदे के लिए जमीन डेवलपमेंट के लिए देता है, जिसके बदले में जमीन मालिक को पैसे और फ्लैट्स मिलते हैं. बिल्डर इमारत बन के फ्लैट्स बेचता है. कानून के अंतर्गत उसे फ्लैट खरीदारों की सोसाइटी इत्यादि बनाना और जमीन का हस्तांतरण सोसाइटी के नाम करना अनिवार्य है. बिल्डर सोसाइटी, अपार्टमेंट या कंपनी भी बना सकता है. अपार्टमेंट के संदर्भ में डीड ऑफ डिक्लेरेशन ही कन्वेंस होता है. ज्यादातर बिल्डरों ने कन्वेंस न करने की वजह से गवर्नमेंट ने कठिनाइयां दूर करने के लिए डीम्ड कन्वेंस का नियम बनाया. अधिसूचना जारी की है 27 अक्टूबर 2007 को, और मोफा में नया सेक्शन 11A के अनुसार मेंबर्स डीम्ड कन्वेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ये स्लाइड और अगली स्लाइड में जो डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है वो उनकी लिस्ट दी हुई है. ये भी सूची है. ये एक टेबल है जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन भरनी है. लिस्ट ऑफ ऑल फ्लैट्स, नेम ऑफ द मेंबर, एरिया ऑफ द फ्लैट, अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी कितनी भरी है, एक्सेट्रा.
डीम कन्वेंस की प्रोसीजर कुछ ऐसी है। आपको 4 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अप्रोच करना है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के ऑफिस में एप्लीकेशन देके, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स देके कोर्ट फी भरना है। यहाँ आपको प्रोसीजर के बाद डीम कन्वेंस का ऑर्डर या सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद आपका मैटर स्टैंप ड्यूटी चेक करने के लिए, जो ऊपर हमने टेबल में देखी वो स्टैंप ड्यूटी, आईजीआर एंड कंट्रोलर ऑफ स्टैम्प्स के ऑफिस में जाता है। उसके बाद डीड ऑफ कन्वेंस का दस्तावेज आपको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर करना है। आखिर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट तलाठी ऑफिस में 7 बारे पर सोसाइटी का नाम एज ओनर चढ़ाने के लिए जाना है। इस प्रकार जमीन और बिल्डिंग्स की ओनरशिप ओरिजिनल लैंड ओनर से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम ट्रांसफर होती है। कन्वेंस और डीम कन्वेंस दोनों की कानूनी वैधता है, फर्क सिर्फ प्रक्रिया में है, प्रोसीजर में है। कन्वेंस और डीम कन्वेंस आवश्यक है क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। स्वामित्व के सारे फायदे सोसाइटी को मिलते हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदा में अगर इमारत को कोई नुकसान होता है या पूरी तरह से गिर जाती है तो हक सुरक्षित रहते हैं। दूसरा फायदा यह है कि रीडेवलपमेंट आसान होता है। और एक फायदा है कि जो बचा हुआ या ज्यादा मिलने वाला एफएसआई सोसाइटी को ही मिलता है। ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए ये कह सकते हैं कि कन्वेंस या डीम कन्वेंस सोसाइटी के लिए अनिवार्य है। ये कुछ पूछे जाने वाले फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं कि क्या डीम कन्वेंस का मूल्य और परिणाम एक जैसा है या अलग है? तो एक जैसा ही है। कन्वेंस और डीम कन्वेंस में क्या फर्क है? जैसा हमने देखा कि सिर्फ प्रोसीजर में ही फर्क है। क्या कोई ऐसा सर्कुलर है जो कहता है कि डीम कन्वेंस नहीं करना है क्योंकि इंडिविजुअल फ्लैट ओनर को प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाने वाले हैं? हमने देखा कन्वेंस और डीम कन्वेंस का महत्व देखा है। इसमें लैंड और बिल्डिंग्स दोनों की ओनरशिप राइट्स सोसाइटी को मिलते हैं और उसके फायदे भी हमने देखे हैं, तो ये करना जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you very much, Advocate Joshi ma'am, for giving us a very crisp and precise information on. Yes, I think there is still some hearing problem. Let's see. I can answer all the questions later on. Yes. Yeah, we are taking up a question answer session after one more session, so then people can ask the questions, and we also do have received questions from quite a few participants. So, Advocate Joshi ma'am, it was quite a good presentation in a crisp and precise manner, and I am sure the members and participants, they must have benefited out of it. Now, I would like to welcome Advocate Umesh Bodke Patil ji, who have joined us, and he is going to guide us on actions to be taken on defaulters and related points. So, just to the participants to share, majority of the questions we have received on this particular topic. So, Advocate Umesh Bodke Patil ji, I would request you to answer this question. It is very close to heart to many of the participants and the housing societies. Over to you, Advocate Bodke Patil ji. Hello. बोडके पाटील जी, आपण आपल्याला ऐकू येतंय? आपण स्वतःला अनम्यूट करू शकता. I will just request my colleagues to share Advocate Bodke Patil ji's presentation. So by referring that, he can start giving the guidance to us. उमेश जी, आपल्याला ऐकू येतंय? आम्ही आपलं प्रेझेंटेशन शेअर करतोय.
Yeah. Hello. राहुल, आई थिंक ही इज नॉट हाँ. कनेक्टेड. वो ज्वाइन नहीं हुए हैं या Okay. उनका इंटरनेट डाउन है शायद. ओके. इन दिस केस पटवर्धन साहब, क्या मैं आपको या एडवोकेट जोशी मैम को विनती कर सकता हूं कि आप ये टॉपिक के ऊपर कुछ गाइडेंस दे दें, जैसे कि एडवोकेट बोड़के पाटिल जी शायद कुछ तकनीकी खराबी की वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. हेलो, आई थिंक ही हैज जॉइन्ड. ऍडव्होकेट बोडके पाटील जी, तुम्हाला ऐकू येतोय आवाज? हॅलो. मेरी बाकी पार्टिसिपेंट से विनती है कि आप अपने अपने वीडियोस और माइक्स म्यूट करें. मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं कि उनका वीडियो बाय डिफॉल्ट चालू हो गया है. जैसे कि गैलेक्सी A6 सर जी, प्लीज आपका वीडियो रुकवा देते हैं आप. पटवर्धन साहेब, माझी विनंती आहे की पाटील साहेब अजून म्हणजे माहित नाही, पण तोच तर तुम्ही किंवा जोशी मॅडम मार्गदर्शन करू शकाल. अनम्यूट करायला लागेल तुम्हाला. हा, नमस्कार. ऍडव्होकेट बोडके पाटील जॉईन होतील तोपर्यंत मी सांगतो की कुठलीही संस्था ही आर्थिक बळावर चालत असते आणि मॅनेजमेंट कमिटीला जे त्यांनी मंथली मेंटेनन्स चार्जेस केले ठरवले असतात किंवा क्वार्टरली ठरवले असतात किंवा इयरली ठरवले असतात, त्याची सर्व सभासदांनी दर महिन्याच्या वेळेला किंवा क्वार्टरली किंवा इयरली जसं त्यांनी ठरवलं असेल त्याप्रमाणे देणं अपेक्षित असतं. सैन्य हे आर्थिक बळावर चालत असतं, त्याप्रमाणे आपले जे मेंटेनन्स चार्जेस आहेत ते वेळच्या वेळी देणं अपेक्षित असतं आणि त्यावेळी जर त्यांनी नाही दिलं तर सोसायटी चालवणं शक्य होत नाही. आपल्याला माहिती आहे की दर महिन्याचे जे कसं असतात, जे क्लिनिंगचे चार्जेस असतात, सिक्युरिटी चार्जेस असतात, वॉटर चार्जेस असतात, इलेक्ट्रिकल चार्जेस असतात, ते अविभाज्य असतात. म्हणजे ते देणं कंपल्सरीच असतं, भागच असतं. आणि त्याच्यामुळे जसं प्रत्येकाला आपले अधिकार माहिती असतात त्याप्रमाणे त्यांचं कर्तव्य पण माहिती असणं आवश्यक आहे आणि त्याप्रमाणे सगळ्या लोकांनी आपले जे मंथली मेंटेनन्स चार्जेस आहेत ते भरणं अपेक्षित आहे. अशा वेळेला जर थकबाकी देत असेल, काही काही लोक पैसे भरत नसतील, तर पुणे हाऊसिंग फेडरेशनकडे त्याच्यासाठी आमच्याकडे वसुली अधिकारी आहेत, स्पेशल रिकव्हरी ऑफिसर आहेत आमच्याकडे 2 रिकव्हरी. आणि मला सांगायला अत्यंत आनंद होतो की आमचा 100% सक्सेस रेट आहे. म्हणजे जे आपल्याला कल्पना आहे की आपल्याकडे एखाद्या मेंबरनी आपल्याकडे थकबाकी असेल आपल्याकडे, त्याच्याकडे आपल्याला उपनिबंधकाकडे त्याच्यात दाद मागता येते. त्याला पहिल्यांदा आमच्याकडे त्याचं एक पुस्तक आहे, त्या प्रोसिजर पण तुम्ही फॉलो केली त्याला 100% तुम्हाला रिझल्ट मिळतो. त्याला पहिली नोटीस पाठवायला लागते, तुम्हाला थकबाकीदार कुठल्या कुठल्या दिवसापासून तुमची थकबाकी आहे, डिफॉल्टिंग मेंबर्स कधी झाला त्याची एक सभासद नोटीस पाठवायला लागते. एक 8-15 दिवसांनी त्याला एक रिमाइंडर पाठवायचं आणि मग फायनल नोटीस पाठवायची. त्याला ऍडव्होकेटची तशी आवश्यकता लागत नाही. सोसायटीचे ऑफिस बेरर्स हे स्वतः देखील त्याचं कन्सिलेशन करू शकतात. कारण आपल्याला माहिती आहे की सोसायटीतला पदाधिकारी हा काही एक्सपर्ट नसतो, पण ही 101 ची प्रोसिजर किंवा थकबाकीची वसुली ही अतिशय सोपी कारवाई आहे. कारण तिथे बाब दाखवण्याचं श्रद्धा कर, तू पैसे भरलेलेच का नाही दाखव. अदरवाईज त्याला सोसायटीच्या बायलॉ प्रमाणे उपविधीप्रमाणे आपल्याला 21% पर्यंत पेनल्टी त्याला इंटरेस्ट चार्ज करता येतो. त्याच्यामुळे बऱ्याच सभासदांना माहित नसतं की आपल्याला आपण नाही दिलं तेवढा मोठी चार्ज होईल. आणि जेव्हा त्यांना कळतं की जेव्हा 21% भरायचा भूर्दंड भरायला लागतो त्यावेळी ते जागे होतात आणि हे थकबाकीदाराचं प्रमाण फार कमी होतं. 2 ते 3 महिन्यात तुम्हाला उपनिबंधकाकडून दाखला मिळू शकतो. तुम्ही 2 ते 3 नोटीस पाठवल्या की तरी देखील सभासदांनी जर आपल्याकडे पैसे भरले नाहीत, मंथली मेंटेनन्स चार्जेस किंवा इयरली मेंटेनन्स चार्जेस, तर आपण त्याला 31 मार्च याला डिफॉल्टर दाखवायचं, त्यानंतर 3 नोटीस पाठवायच्या आणि उपनिबंधकाकडे 101च्या खाली प्रकरण दाखल करायचं. त्याच्यासाठी फक्त 2 ते 3 हिअरिंग होतात, तिथेही वकील द्यायची आवश्यकता लागत नाही आणि ते तुम्हाला व्याजासकट आणि तुमचा जो काही खर्च झाला असेल, टपाल खर्च किंवा अजून काही अनुषंगिक खर्च त्या सकट तुम्हाला वसुली करता येते. आणि त्यासाठी सोसायटीच्या फ्लॅटवर अटॅचमेंट पर्यंत सगळ्या पॉवर्स आहेत आणि त्यासाठी रिकव्हरी ऑफिसर आमच्याकडे आहेत. त्यामुळे हे लोकांना माहिती नसतं, त्याची डिटेल आपण व्हॉट्सअपवर पण टाकूया, आपला जो ग्रुप आहे त्याच्यावर. आणि हा प्रोसिजर
अतिशय सोपा आहे आणि आमच्या फेडरेशन कडनं त्याला नेहमी मार्गदर्शन मिळू शकेल आणि 100% वसूल होऊ शकेल. बऱ्याच वेळेला आपलं काहीतरी इतर काही पेंडिंग असतं, काही लिकेजचे प्रॉब्लेम असतात की आधीच्या लोकांचे यांचे काहीतरी मतभेद असतात म्हणून त्याच्याशी ते लिंक करतात. तर असं कोणी करू नये. मी परत एकदा सगळ्यांना अपील करतो की थकबाकी असेल तर ती वेळोवेळी सगळ्या सभासदांनी भरावी. ही कुठलीही संस्था पैसे नसतील तर चालू शकत नाही आणि या कोविडच्या पार्श्वभूमीवर लोकांनी जास्ती मागे लागून 2-3 महिने थांबावं, पण अदरवाईज सगळ्या लोकांनी 100% भरावे. नसेल तर आपल्याकडे त्याच्याकडे कायदेशीर योजना आहे. याच्यासाठी आपण काय करूया, प्रश्नोत्तरच्या याच्यात त्याचा विषय घेऊ कशी घ्यायची ते आपण. माझ्या मते बोडके पाटील जॉईन झालेत का? मी त्यांचं प्रेझेंटेशन दाखवा तोपर्यंत. नाही झाले. मला वाटतं आपण पटवर्धन साहेब हम लोग अभी क्वेश्चन और आंसर्स चालू कर क्वेश्चन आंसरला सुरुवात करूया प्लीज. तो पहला मैं सवाल कन्वेंस डीड के रिलेटेड है. उन्होंने लिखा है, सॉरी मैं नाम भूल गया, उन्होंने लिखा है कि हमारे सोसाइटी ने कन्वेंस डीड तो कर लिया है लेकिन 7/12 नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा और क्या प्रोसीजर है? इधर आपने मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं क्योंकि बहुत सारे सोसाइटी को कन्विंस डीड करना है या डीम कन्विंस करना है यही मालूम नहीं था. लोगों को लगता था कि हमने पोजीशन लिया है, फ्लैट से बिल्डर से पोजीशन लिया, हमें कॉर्पोरेशन टैक्स भर रहे हैं, हमारे एमएसपी के दे रहे, हम लोग उसके मालिक हो गए. लेकिन ऐसा नहीं. जब तक आपका कन्विंस या डीम कन्विंस नहीं होता है तब तक आप वो लैंड एंड बिल्डिंग के ओनर नहीं होते. तो आपकी सोसाइटी को मैं अभिनंदन करता हूँ कि आपने ऑलरेडी डीम कन्विंस का सर्टिफिकेट लिया है. तो उसके अगली फॉर्मेलिटी आपका जो सर्टिफिकेट उसकी कॉपी मिली है उसका खाली नियरेस्ट जो तलाठी ऑफिस है आपके एरिया का उसमें वो सबमिट करने का ट्रू कॉपी उसकी सर्टिफाइड कॉपी नोटराइज करके और उसकी अगेन वापस नोटिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डीम कन्वेंस की जो अथॉरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार जिला उपनिबंधक उसको डिसिग्नेटेड ऑफिसर करके गवर्नमेंट ने पावर दिए. तो वापस लैंडलॉर्ड को नोटिस करने की जरूरत नहीं होती है. तलाठी को खाली फॉर्मेलिटी है, एक फॉर्मेलिटी उसको नोटिस भेजेगा और वो आपका डम करने. अगर वो नहीं कर रहा है तो आपको उसका जो नेक्स्ट ऑफिसर है, सर्कल ऑफिसर होता है, तलाठी के आगे सर्कल नहीं तो उसके प्रांत ऑफिसर तहसीलदार को आपको मिलना है, अगर नहीं तो एडिशनल कलेक्टर को. तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना. तलाठी ऑफिस में आपको कॉपी देके मिलना है. हाँ बोडके साहेब तुम्ही जॉईन झालात का? मग बोला ना, तुम्ही अनम्यूट करा आणि बोला ना तुम्ही. सांगतो विधान. तुम्ही अनम्यूट करायचं हे करा, मी सांगतो. राहुल बोडके पाटील साहेब जॉईन झाले ते म्हणतात त्यांचं अनम्यूट होत नाहीये. त्याला फर्स्ट कडनं आपल्याकडनं अनम्यूट करता येत आहे का? हो करता येईल. करून बघा. 2 मिनिटात त्यांना हे शोधून हे करतो. तोपर्यंत दुसरा प्रश्न घ्या. हा तोच तर मी दुसरा प्रश्न घेतो की शंका अशी एक आहे, अविनाश देवकरांनी विचारलेली आहे की असोसिएट मेंबरला चेअरमन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर होण्याचे अधिकार आहेत का? या बाबतीत मार्गदर्शन करावे. असोसिएट आता याच्यात कसं आहे, असोसिएट मेंबर आणि याच्यात जॉईंट मेंबर आणि आपल्याकडे बरंच कन्फ्युजन झालेलं आहे. आणि जेव्हा 97 घटनादुरुस्ती झाली त्याच्यानंतर जॉईंट मेंबर, असोसिएट मेंबर याच्यात बरेच प्रॉब्लेम निर्माण झालाय. ज्याचं इंडेक्स 2 वर नाव आहे, ज्याचं सभासद म्हणून नाव आहे, त्याला तो जॉईंट मेंबर किंवा सहसभासद असतो, त्याला आपल्याला चेअरमन किंवा सेक्रेटरी होता येतं. आणि ज्या वेळेला काही अडचण असते, आता ऍक्च्युली याच्यात त्याला होता येत नाही बेसिकली जो असोसिएट मेंबर असतो त्याला. पण आता याच्यात वेगळे उलट सुलट झालेले. म्हणजे आता काय झालंय, त्याचं इंटरप्रिटेशन वेगळं झालं, त्याच्यात केस लॉज वेगळे झालेले आहेत. त्याच्यामुळे शक्यतो असोसिएट मेंबरला चेअरमन सेक्रेटरी काही करू नये. त्याच्यात देखील तो इलेक्शन निवडून आलेला असेल तर त्याला होता येईल. म्हणून बेसिकली त्याचे पदाधिकारी इलेक्शन्सच आता सध्या होऊ शकत नाहीयेत, त्यामुळे असोसिएट मेंबर आता होऊ शकणार नाही. जॉईंट मेंबर की असेल त्याचं शेअर नाव असेल तर पहिल्या माणसाच्या कन्सेंट प्रमाणे तो होऊ शकतो. थँक्यू पटवर्धन साहेब. पुढचा प्रश्न राजेंद्र भिसे यांनी विचारलेला आहे कन्व्हेन्स डीडच्या संदर्भात. इज कन्व्हेन्स डीड इज कन्व्हेन्स नीडेड नाव? नाही, बऱ्याच लोकांना आता सध्या व्हॉट्सअपवर तो एक मेसेज येतोय की आता प्रॉपर्टी कार्डवर तुमचं नाव लागत आहे आणि त्याच्यामुळे मंत्रिमंडळाचा निर्णय झालाय आणि कन्व्हेन्सची आता काही आवश्यकता नाही. हे अतिशय चुकीचा संदेश आहे. कन्व्हेन्स किंवा मालकी हक्क होणं, खरेदी होणं वेगळी गोष्ट आहे आणि प्रॉपर्टी कार्डवर नाव लागणं हे वेगळी गोष्ट आहे. 2 अथॉरिटी वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे तुम्हाला कन्व्हेन्स किंवा डीम कन्व्हेन्स हे आवश्यकच आहे. जोपर्यंत कन्व्हेन्स किंवा डीम कन्व्हेन्स म्हणजे खरेदी तुमच्या सोसायटीच्या नावाने, संस्थेच्या नावाने होत नाही तोपर्यंत तुम्ही कायदेशीररित्या जमीन आणि इमारत याचा मालक होत नाही. त्यामुळे म्हणजे कृपया कोणाच्या हा गैरसमज झाला असेल की प्रॉपर्टी कार्डावर हे नाव आहे तुमचं एक ऍडिशनल
प्रिकॉशन म्हणून घातलेलं आहे की इमिजिएटली कोण त्याचे तिथे अधिकार कोणाकडे फ्लॅटमध्ये आहे ते कळावं म्हणून. त्याच्यामुळे ह्या वेगवेगळ्या अथॉरिटीज आम्ही वेळोवेळी त्याच्यासाठी क्लॅरिटी पण दिलेली आहे. त्यामुळे कन्व्हिन्स ज्यांचं झालेलं त्यांनी करून घ्या. बिल्डर कडनं करत असेल तर त्याच्यावरती मोफाईट प्रमाणे ऍक्च्युअली त्याची जबाबदारी आहे. जर तो करत नसेल तर डीम कन्व्हिन्स हे महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य आहे की ज्यांनी हे डीम कन्व्हिन्स हे लावलेले. आपल्याला माहिती असेल की हा 2010 साली डीम कन्व्हिन्स हा कायदा आणला महाराष्ट्रात. ऑल ओव्हर इंडियामध्ये महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य आहे. त्याचा आपण सगळ्या मुंबई हाऊसिंग फेडरेशन, पुणे हाऊसिंग फेडरेशन, महाराष्ट्र हाऊसिंग फेडरेशन डेव्हलप केला होता. आणि ते होऊ नये अंमलबजावणी यासाठी त्यावेळेला 1000 कोटी मंत्रालय दिलं होते अशी अफवा होती. म्हणजे पेपरमध्ये पण त्याच्याविषयी आलं होतं. आणि जोपर्यंत एखादा ऍक्ट येतो जोपर्यंत त्याची नियमावली येत नाही तर नियमावली होऊ नये म्हणून त्यांनी 3 वर्षे घेतली होती. आणि तो 2010 साली त्याची शेवटी नियमावली आणि त्याची आता 2007 ला जरी झाला असेल तरी आता इफेक्टिव्हली मंजूर झाली आहे. पण अजूनही 30 ते 40% संस्थांनी त्याचं कन्व्हिन्स करून घेतलेली किंवा डीम कन्व्हिन्स केलेलं आहे. तर माझी परत या प्लॅटफॉर्मवरनं परत आपल्याला विनंती आहे की आता लॉकडाऊनमुळे आपल्याला सगळ्यांना वेळ आहे. आपापल्या संस्थेचं डीम करण्यासाठी कागदपत्र एकत्र करा. संस्थेने आता पुढाकार घेऊन करायला पाहिजे. आता ऑनलाईन प्रोसेस आहे ती सिंपल आहे. तिथं पैसे वगैरे काही द्यायला लागत नाही. म्हणजे लोकांच्या डोक्यात असतं की 1000, 2000, 3000 रुपये पर मेंबर वगैरे पैसे लागतात. नाही, ती फार सिंपल प्रोसिजर आहे. ऑनलाईन तुम्हाला सबमिट करायचंय. यासाठी आपण जरूर त्याचा फायदा घ्या. जोपर्यंत लँड अँड बिल्डिंग जर तुम्ही ओनर होत नाही तोपर्यंत तुम्ही मालक होत नाही. तुम्ही तोपर्यंत रिडेव्हलपमेंटला जाऊ शकत नाही. धन्यवाद. पुढचा प्रश्न घ्या. आता मैं पूर्चा प्रश्न लेतो और उसके पहले बोलता हूँ कि अभी हम लोग 5 सवाल जो लेंगे जो लोगों ने हमको पहले ही बता दिए हैं और उसके बाद में हम लोग 10 या 12 लोग जो अभी पार्टिसिपेंट है और जो हैंड रेज कर रहे हैं कुछ सवाल पूछने के लिए उनको मौका देंगे और उसके बाद में हम लोग ये सेशन फिर खत्म करेंगे आज के लिए. मुझे बाकी पार्टिसिपेंट का बहुत सारे आप लोगों के रिक्वेस्ट आए हैं कि फेडरेशन के पदाधिकारियों के और जो ये इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर्स है जैसे डॉक्टर बलिवन जी ने, पटवर्धन साहब ने, एडवोकेट जोशी मैडम ने बताया, वो हम लोग फेडरेशन के और इन रिस्पेक्टिव स्पीकर के साथ बात करके वो सब नंबर्स एक साथ ले लेंगे और फ्रॉम सोसाइटी नाउ टीम की तरफ से हम लोग वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे. हमें सिर्फ 1-2 दिन का टाइम दीजिए. अभी अगला सवाल बोडके पाटील जॉईन झालेले दिसतात. उमेश बोडके. ओके. येतोय माझा आवाज येतोय? हा येतोय. बोडके साहेब बोला. हा, सॉरी फॉर इनकन्व्हिनियन्स. काय थोडस फार्म हाऊस वर आलोय त्यामुळे थोडा रेंजचा प्रॉब्लेम आहे. बोला बोला. काही हरकत नाही. आपलं स्वागत आहे बोडके पाटील जी. मैं अगला सवाल लेता हूं कि जो पूछा है सियाराम गुप्ता जी ने कि some of the societies are charging COVID-19 charges from tenants incoming and outgoing both in the name of disinfection charges. Is it allowed? COVID-19 charges ले रहे. हेलो, बोला पटवर्धन. हाँ, कोविड-19 चार्जेस अगर ले रही है तो गलत है एक्चुअली. वो एक्चुअली उसके लिए सेपरेट चार्जेस लेने की जरूरत नहीं है. आपको ये एज अ सोसाइटी मैनेजमेंट आपका ये कर्तव्य है, आपका ये मूलभूत अधिकार है और आपको वो सोसाइटी के लिए सुविधा करनी है. तो एक्चुअली आपको सबको एक ध्यान में रखना चाहिए कि कोविड-19 के साथ अपने को जीना है, उसको ओवरकम करने का है. और उसके लिए बहुत सारे लोगों ने बताया कि 2020 में हमें जीना है, तो उसके लिए अपने पास कुछ रिजर्व है वो सब इस्तेमाल करो. उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग का रेगुलेशन कर दो और जेन्युइन रीजन के लिए जो कुछ है आपका रिजर्व है वो इस्तेमाल करो. उसके लिए सेपरेट अपने फंड निकालो जो ठीक है, अच्छी बात है देते होंगे. तो नहीं तो आपके पास जो कुछ फंड रिजर्व फंड होंगे उसके लिए इस्तेमाल करो. क्योंकि आज के हालत में आप जीवित रहना और आपके सभासद और आपके जीवित रहना वो इम्पोर्टेंट है. थैंक यू पटवर्धन साहेब. हाँ बोला बोला. पटवर्धन साहेब, हाँ बोला. महाराष्ट्र राज्यानं काही सीएम फंड आणि पीएम फंड आयोजित केलेले होते. मग आपल्याकडे जे राज्य शासनाचं सीएम फंड आहे तर काही सोसायटींना काही पॉलिटिकल पार्टीजनं अशी रिक्वेस्ट केली होती की बा जर सोसायटीकडे एक्स्ट्रा फंड करतील किंवा सोसायटीला काही मदत द्यायची असेल तर दे हॅव राईट टू रेज द फंड फ्रॉम द सोसायटी स्मूथली, नॉट फोर्सफुली ऑर मॅन्डेटरी. ज्यांची इच्छा असेल त्यांनी ते द्यायची आणि सोसायटीने ते सीएम रिलीफ फंड किंवा पीएम फंडला द्यायचे. असं एक जनरल आहे. त्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंट आपल्याकडे सांगतो आपल्याकडे आपण माहिती असेल तरी आता आपण 3 महिने आपण या कोविड-19 बरोबर आहोत.
त्यामुळे आपण प्राईम मिनिस्टर रिलीफ फंडासाठी सगळ्या गृहनिर्माण संस्थांना आवाहन केलं होतं. त्याप्रमाणे राज्य सरकारचा जो कोविड-19 साठी हे केलाय आणि त्यासाठी आपल्या मॅनेजिंग कमिटीचा रिव्ह्यू पुढे त्यासाठी जनरल बॉडीचं सँक्शन देण्याची आवश्यकता नाही, आपण वेळोवेळी क्लिअर केलेलं आहे. तर त्यामुळे ही आवश्यक द्यावी, कारण या दोन्ही स्टेट गव्हर्नमेंट आणि राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार या कोविड-19ला लढा देण्यासाठी भरपूर पैसे लागणार आहेत, याच्यासाठी आवश्यकता आहे. तर त्यासाठी सगळ्या हातांनी लोकांनी मदत करावी. धन्यवाद. प्रश्न घ्या. म्हणजे ऑल द member who is joining this meeting, I would like to invite your attention that one issue has raised by a society to me day before yesterday, की बाबा ह्या जे काही फॉरेनर्स येतात, जे लिटिगेटेड असतात, जे सोसायटीचे मेंबर्स असतात आणि राज्य शासनाच्या मागच्या नियमाप्रमाणे जे कोविड-19चे जे क्वारंटाईन रूल्स होते ते वेळोवेळी बदलत गेले. परंतु जेव्हा सोसायटीने मला असा विषय केला की वी कॅन नॉट रिस्ट्रिक्ट द मेंबर, सो हाऊ विल बी सेव्ह विथ द कोविड, तर आम्ही एक डिसिजन घेतलं होतं सोसायटीसाठी. दॅट डिसिजन वॉज टू प्लेस इन प्रेझेन्स ऑफ माइंड. तर आम्ही काय केलं की फायर सेफ्टीच्या ज्या रूम्स अवेलेबल असतात सोसायटीमध्ये, प्रत्येक सोसायटीमध्ये जे फायर सेफ्टीचे जे काही झोन्स असतात ते ओपन असतात बघा, तिथं आम्ही क्वारंटाईन रूम तयार केले आणि त्या क्वारंटाईन रूमला सोसायटीने तिथे टेम्पररी क्वारंटाईन रूम तयार केली. एखादा फॉरेनर जर तिथे येतोय तर तो तिथे 14 दिवस त्या स्पेसमध्ये टेम्पररी तिथं स्पेस होती. फक्त पडदे बिडदे तयार केले, बेड तयार केले आणि प्रत्येक सोसायटीच्या सभासदाला एका जणाला सांगितलं की तुमच्याकडे ब्रेकफास्ट, तुमच्याकडे लंच, तुमच्याकडे डिनर आणि क्रोनॉलॉजिकली सोसायटींना सांगितलं. आणि असे मुंबईमध्ये मोर दॅन 30 ते 35 सोसायटी. मला फार आनंद होतोय की आपल्या सहकार क्षेत्रामध्ये ही जी काही चळवळ होती, निश्चित ह्या सगळ्यांच्या सहकार्यानं जे काही लोक बाहेरून आले होते त्यांना टाळलं नाही, त्यांना थांबवलं नाही आणि त्यांना त्या फायर सेफ्टीचे जे काही रूम्स आहेत तिथे टेम्पररी अरेंजमेंट करून त्यांना क्वारंटाईन केलं आणि नंतर त्यांच्या फ्लॅटमध्ये जाऊ दिले. नाही, फार चांगली गोष्ट आहे. ज्यांच्या इकडे शक्य आहे त्यांनी तसं जरूर राहावं. अदरवाईज पुणे किंवा मुंबई सारख्या ठिकाणी आता त्यांनी सांगितले की सेल्फ क्वारंटाईन, स्वतःच्या घरात देखील तुम्ही राहून तुम्ही जाऊ शकता, तिथं त्यांनी काळजी घ्यावी. त्यामुळे आपल्याला याच्याबरोबर जगायचं आणि त्याच्यावर मात करायचे. त्याच्यामुळे आपण सगळ्यांनी एकत्र सहकार्य करायचंय. पुढचा प्रश्न घ्या पाहिजे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर प्रकाश गवाणकर. राहुल, I रिक्वेस्ट पटवर्धन साहब, राहुल, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि उनको हिंदी हिंदी में बोलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में ही बात करेंगे हम लोग. ओके ओके, चलेगा. सबके अंडरस्टैंडिंग के लिए. ओके, श्योर. So Prakash Gavankar is asking, is it necessary to pay land revenue before applying for land transfer from landlord or builder to society? Conveyance deed is already done. लैंड रेवेन्यू यानी कि उनको नॉन एग्रीकल्चर एनए टैक्स के बारे में उसको क्वेश्चन रहेगा. एनए टैक्स के लिए पुणे हाउसिंग फेडरेशन, महाराष्ट्र हाउसिंग फेडरेशन ने सब चीफ मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर के पास बहुत साल से हमारा ये झगड़ा चल रहा है. क्योंकि हम लोग जब पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जब मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रहते हैं तो हम लोग ऑलरेडी उस लोकल गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, कॉर्पोरेशन को टैक्स देते हैं. तो ये डुप्लीकेशन ऑफ टैक्स है, एक घर और दो कर ऐसा है. तो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, वो प्रिंसिपली एग्री भी करते हैं. लेकिन जब तक वो उसके लिए कोर्ट ने स्टे भी दिया था पहले, लेकिन अभी तो उन्होंने फिलहाल 10 साल से पहले से रिस्ट्रिक्टिव रेट से वो बढ़ा दिया है. फिर भी हमने वापस एग्रीकल्चर रेवेन्यू मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के पास ये क्वेश्चन लिया है. लेकिन तब तक जब जिस डेट से आपके सोसाइटी रजिस्टर हुई है उसी डेट से आपको नॉन एग्रीकल्चर टैक्स भरना है. और जब तक वो खत्म नहीं होता आपको भरना है, क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए. और जब तक वो उसका अध्यादेश नहीं निकालते तब तक हमें वो भरना जरूरी है. और एक इसमें बात ऐसी है कि वन रिट पिटिशन इज पेंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द सक्सेसिव चार्जेस. जैसा क्रिमिनल प्रोसीजर में डबल जीओ पार्टी रहता है, जैसा सक्सेसिव एफआईआर रहता है. हेलो, हाँ बोला. हाँ येतोय आवाज. येतोय. हाँ चालेल. तर सक्सेसिव चार्जेस के बारे में बहुत सारे पिटिशन है और कुछ अपने कंसर्न में जजमेंट नहीं है, लेकिन सक्सेसिव के तहत कुछ सुप्रीम कोर्ट के अलग सब्जेक्ट में जजमेंट है. जब ये एनए टैक्स का इशू हाई कोर्ट के सामने आएगा, 100% आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट कि प्रॉपर्टी चार्जेस एप्लीकेबल नहीं रहेंगे. ठीक
stated till today judgment has not been delivered by the court. Therefore, we have not authorized to give a statement on that subject. ठीक है, next question. Okay, so the next question I am taking it from the question we have received. This probably will take couple of more, and then we are going to the audience directly for the questions. So this question is from Mr. Nishikant Mokashiji, and he is asking, we are a federation of more than 1800 flats and 4 societies within it. Builder is saying parking area should be under federation, but structure of parking of each society is different and we want it under society. So what is the rule for it and how shall we go about it? सवाल थोड़ा लंबा था, मैं वापस एक बार दोहराता हूँ. ये पूछ रहे हैं कि हमारा 1800 फ्लैट और 4 सोसाइटी का फेडरेशन है. बिल्डर बोल रहा है कि पार्किंग एरिया सब फेडरेशन के अंडर आना चाहिए, पर स्ट्रक्चर जो है हर एक 4 सोसाइटी का वो अलग अलग है. तो अभी रूल राहुल ये क्या है, ये जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस है ना, तो आई रिक्वेस्ट कि अगर इंडिविजुअल ऐसे क्वेश्चंस उसके पर्टिकुलर वो फेडरेशन के ऐसा ये लोकल फेडरेशन जो रहता है, तो उन्होंने सोसाइटी हमारे फेडरेशन को अप्रोच किया, तो उनके डॉक्यूमेंट्स और ये देख के हम लोग अच्छी तरह से बता सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आंसर को ये नहीं होगा बराबर. अंदर उनके डॉक्यूमेंट और क्या है वो देखने से, उनका लेआउट कैसा है, उसका डॉक्यूमेंट फेडरेशन बनाते हुए उनके क्या टर्म्स कंडीशन है वो देखने से बाद में अच्छा उसको गाइडेंस दे सकते हैं. ओके, जरूर. सो नाउ वी विल गो टू हमको अप्रोच करने को बोलो, हमारे सब फेडरेशन के डायरेक्टर के और हमारे नंबर आप सबको इन्फॉर्म कर दो. ठीक है, जरूर. सो वी विल शेयर ऑल योर नंबर्स. राहुल सर, हाँ बोलिए, बोलिए जी. एक जो मैं चार्ट पे देखा था, एक क्वेश्चन था इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिकवरी दैट someone has sent an SMS on this group कि recovery has been more than from 2007 the member has not repaid the some society dues. ऐसा कुछ तो भी था. हेलो, हाँ बोलिए. हाँ, तो क्वेश्चन मुझे रिपीट करते हैं क्या? वो हाईकोर्ट में पेंडिंग है इशू, मैंने पढ़ा है इसमें. अभी वो बाद में लेंगे हम लोग, आगे जो जिन्होंने अभी वो प्रेजेंट है उनके क्वेश्चन पहले लेंगे. ठीक है. हाँ राहुल. Okay, so we will take the audience questions now directly. Please. So before that, I would like to convey to audience, as Patwardhan Saab has shared with on this particular session, that lot of questions we are receiving it, and we will share. Already you have all federations authorities number on our group. So I request all participants to get in touch with federation authorities for all their questions, and we will also share the email of federation where people can reach out to them. Okay, so it will be easier for that, and we will also try to facilitate for the questions. I am requesting Mr. Chandrakant Gawande to ask his question. Chandrakant ji, आप हो वहाँ पे? Can you hear me, sir? हाँ बोलिए. We can. तर मेरा सवाल एक असा आहे, माझा प्रश्न असा आहे की आपण ज्यावेळेला फ्लॅट विकला जातो त्याला सोसायटी ट्रान्सफर फी मागते, आणि त्यांनी जर आवाच्या सव्वा मागितली तर आपण काय करायचं? याच्यावरच्या गाईडलाईन्स क्लिअर आहेत. बायलॉज मध्ये आपल्याला क्लिअर केलेलं आहे की त्याच्यातल्या ज्या गव्हर्नमेंटच्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत त्याच्या फॉलो करायच्या, त्याच्या स्वतःला सोसायटीचे वेगळे रूल्स करता येत नाहीत. याचं अप्पर लिमिट महाराष्ट्रात जे तुम्ही दिलेलं कॅटेगरीच्या ह्याच्यात मिळेल की 25,000 हे मॅक्झिमम लिमिट आहे. त्यामुळे 500 रुपये, 100 रुपये आणि एंट्रन्स फी 500 रुपये शेअर कॅपिटल आणि मॅक्झिमम 25,000 हे तुमच्या मेन्यू ठरायचे. तुम्हाला त्याच्यापेक्षा वरती घ्यायला अलाउड नाहीये. त्याच्यावर भरपूर लिटिगेशन झालेली आहेत, खालच्या कोर्टाचे रिझल्ट आलेले आहेत, हायकोर्टापर्यंत, सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेलेले आहे, आणि त्याच्यानंतर गव्हर्नमेंटने इन्स्ट्रक्शन क्लिअर आहेत, आपल्या बायलॉज मध्ये पण क्लिअर आहेत. मॅक्झिमम अप्पर लिमिट त्यांनी घातलेलं आहे. 25,000च्या वर तुम्हाला ट्रान्सफर करता प्रीमियम घेता येत नाही. आणि तसं जर कुठली सोसायटी करत असेल तर तुम्ही उपनिबंधकाकडे अप्रोच व्हायचंय. ते तुम्हाला डायरेक्ट तुम्हाला सोसायटीच्या नाव तुमचे शेअर वगैरे ट्रान्सफर करायचे त्यांना अधिकार आहेत. आणि अशा घटना घडलेल्या आहेत जिथं जास्ती ट्रान्सफर फी मागत होती त्यांना रिफंड पण मिळालेला आहे, आणि अदरवाईज जिथं मेंबर करून घेत नव्हती त्यांना उपनिबंधकाकडनं मेंबरशिप दिलेली गेलेली आहे. नाही, ते काय म्हणतात, डेव्हलपमेंट फंडाच्या नावाखाली आम्हाला आणखीन 25,000 रुपये द्या. पण डेव्हलपमेंट फंड हा कंपल्सरी नाहीये ना. डेव्हलपमेंट फंड हा तुम्हाला ऐच्छिक आहे.
त्याच्यावर हा मोठा इंटरप्रिटेशनचा प्रश्न आहे. डेव्हलपमेंट फंड काही काही करतात, पण ट्रान्सफर मी त्याच्याशिवाय तुम्ही जर ट्रान्सफर पेमेंट 25,000 दिले असेल तर तुमचं शेअर सर्टिफिकेट ट्रान्सफर करणं भागच आहे. अदरवाईज तुम्ही उपनिबंधाकडे अप्रोच होऊ शकता. म्हणजे तुमचं म्हणणं असं आहे की दे कॅनॉट कंपेल इट मोर दॅन 25,000. कंपल्सरी त्यांना करू शकत नाही. आमचं म्हणणं नाही, असं कायदा सांगतो. हा नाही ठीक आहे, कायदा से नॉट मोर दॅन 25,000. आणि इफ बरोबर. यू रिफ्यूज फॉर द डेव्हलपमेंट फंड दे कांट डू एनिथिंग एल्स. बरोबर आहे. ओके, बरोबर. थँक्यू. पुढचा प्रश्न. थैंक यू. करता हूँ अशोक खाड़पे जी को, वो अपना सवाल पूछ सकते हैं. अशोक जी. अशोक खाड़पे जी. ते नसतील तर दुसरा घ्या. Hello, you can hear me now? हा We आहे. can hear you. अच्छा. आता आमच्या कमिटी, आमची सोसायटी सोसायटी 153 मेंबरची आहे. कमिटी 4 वर्षांनी झाली होती. त्याच्यानंतर गेल्या वर्षी 2 लोकांना कोऑप्ट केलं. आता असं झालं की ट्रेजरर सेक्रेटरी दोघांना पर्सनल रिझन्स त्यांना ते कंटिन्यू करायचं नाहीये, त्यांचे पर्सनल रिझन्स आहेत. तर त्यांच्या ठिकाणी ते म्हणतात आम्ही कमिटीत पाहिजे तर राहू, कंटिन्यू करू. तर अशा वेळी फक्त कमिटी दुसऱ्या लोकांना ऑफिस बेरर बनवू शकते का रजिस्ट्रारची परमिशन लागेल? यातले सांगतो. आपल्याकडे 2014 मध्ये आपल्याकडे केंद्रात घटना दुरुस्ती झाली, त्यानंतर राज्यांनी घटना दुरुस्ती केली आणि त्यानंतर इलेक्शन प्राधिकरण आलं. हो. इलेक्शन प्राधिकरणानंतर हे डेप्युटेशनला त्यांनी पॉवर दिलं होतं आणि त्याप्रमाणे प्राकृत अधिकाऱ्यामार्फत आपल्याकडे इलेक्शन होत होते. पण या प्राकृत अधिकाऱ्याकडनं जे रिटर्निंग ऑफिसरकडनं इलेक्शन घेणं हे बऱ्याचशा वेळेला आपल्याला त्रासदायक होत होतं. म्हणून आम्ही राज्य सरकारकडे विनंती करून वारंवार रिप्रेझेंटेशन देऊन ते आता 250च्या आतल्या इलेक्शन आपल्या लेवलला घेण्यासाठी गेले. फक्त अजूनही मगाही सांगितल्याप्रमाणे त्याची अजून नियमावली आलेली नाहीये. त्याच्यामुळे आतापर्यंत जे प्राधिकरणाचे जे रूल्स आहेत ते आपल्याला ऍप्लिकेबल आहेत. त्यामुळे आपली जर पूर्वीच्या कमिटीची जर मुदत 2.5 वर्ष पूर्ण झालेली असेल आणि उरलेली आता 2.5 वर्षच राहिलेली असतील तर आपल्याला ऑप्शन किंवा त्या रिक्त जागा ज्या झालेल्या नैमित्तिक रिक्त जागा झाल्या त्या आपल्याला भरता येतात. ऍक्च्युली सहकार कायदा बघितला तर त्याच्यात ट्रेझरर हे पदच नाहीये, खजिनदार हे पदच नाहीये. आपल्या सोयीसाठी आपण हे केले, खरंच आपल्याला संसार माहिती नसतं. त्याच्यामुळे खजिनदार हे तुमच्या लेवलला मॅनेजिंग कमिटीमध्ये तुम्ही जो निवडून आलेले त्याला एखादा राहिना देऊ शकतो. आणि या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मी तुम्हाला सांगतो की शक्यतो आहे तेच काळजीवाहू सरकार जसं आहे त्याप्रमाणे तुम्ही चालू ठेवा. उपनिबंधकाकडे आज तुम्ही गेला तर त्यांच्याकडे सध्या वेळ नाही, त्यांच्याकडे माणसं कमी आहेत. त्यामुळे संस्थेचा कारभार हा आपल्याला चालवायला पाहिजे. त्याच्यामुळे शक्यतो आपल्याच्याच आता जे मॅनेजिंग कमिटीचे उरलेले मेंबर आहेत त्यांनी तो चालू ठेवावा अशी आपल्याला विनंती आहे. Okay, thank you. The next question I am taking it. राहुल, हाँ. राहुल, वन क्वेश्चन. एक काफी टाइम से क्वेश्चन आ रहा है, ये जो कन्वेंस डीड को ऑनलाइन कैसे करना है, बहुत लोगों ने पूछा हुआ है. डीम कन्वेंस के लिए उनकी गवर्नमेंट की साइट है, वो www.sarkaryukt.com, वो हम लोग बाद में लिंक आपको दे देंगे. ऑनलाइन गवर्नमेंट का रहेगा क्योंकि वो डीम कन्वेंस का ऑनलाइन ही करना है, मैन्युअली वो लेके भी नहीं. अभी बाद में मैनुअल फाइल सबमिट करनी है, उसका डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार का ऑफिस साखर संकुल में शिवाजी नगर में, और उधर वो आपको ऑनलाइन सबमिट करना है और बाद में फिजिकल फाइल देनी है. So the next question I am taking it up from Diego Almeida. Diego ji, you can ask your question. Can you hear us? Hello. Diego Almeida. Hello, can you hear me, sir? Yeah, we can hear you. Please go ahead with your question. ये हमारे सोसाइटी में 2 चीजें, एक तो जो इलेक्शन होता है वो एवरी ईयर होता है, 5 साल के बाद नहीं होता है. गवर्नमेंट का क्लियर रूल है कि 5 साल के बाद इलेक्शन होना है, मगर इनका कहना है कि एवरी ईयर इलेक्शन होना है, विच इज रॉन्ग. मगर इनको कुछ सुनने को ही राजी नहीं, तो इसके लिए क्या करें? जैसे अलमेडा जी, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 2014 से हमें इलेक्शन प्राधिकरण जो ऑफिसर है उनके साथ ही उन्होंने जो नियुक्त किया अधिकारी है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार उनको पावर दिए है, उन्होंने जो अपॉइंट करते हैं उनसे ही इलेक्शन देनी है. और वो पहले 2014 के पहले हम लोग उनके 3 साल की कमिटी रहती थी, अभी 5 साल की कमिटी है, उसको हमें डिस्क्रिप्शन नहीं है.
आपको जैसे एक एक साल की कमिटी नहीं होती है, जो मैनेजिंग कमिटी चुन के आएगी वो 5 साल के लिए हो जाए, वो एक्ट में प्रोविजन नहीं है। तो हम लोग एक एक साल में वो बदली नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर वो कुछ करते हैं तो गलत है। जैसे हम हर रोज देखते हैं कि हर रोज अभी वो कोविड-19 के बैकग्राउंड में जो सोसाइटी अपने अपने अलग अलग रूल बनाती है वो गलत है। इसलिए एक्चुअली हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी काम अच्छा कर रहे हैं। एक्चुअली वो सोसाइटी और प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छी हेल्प कर रहे हैं। फिर भी कुछ लोग नाराज होकर हमें ये करे, तो मेरी सबसे विनती है कि एक एक हम लोग खुद के रूल्स मत बनाए। हमारे जो बायलॉज है, उपविधि है, वो हमारे लिए बाइबल है या गाइड है, वो हमारे लिए गीता है, तो वो उसका हम लोग पालन कीजिए, वो जरूरी है। इट इज बाइंडिंग ऑन द एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। हम लोग अपने अपने रूल्स नहीं बना सकते, वो कायदा है, उसमें एक्ट है, रूल्स है, वो कंपल्सरी है। अच्छा, थैंक यू सर। और एक क्वेश्चन है सर, प्लीज। हमारे सोसाइटी में अभी रूल के मुताबिक 25,000 मैक्सिमम ट्रांसफर फी है, मगर हमारे सोसाइटी में पर स्क्वायर फुट के हिसाब से लेते हैं, जो हमारा ओपन ये इंडिविजुअल प्लॉट जैसा है, ये तो 5 लाख तक जाता है सर। यही हुआ था। आप जो बोल रहे हैं यही मुंबई में, पुणे में, मुंबई में ये ज्यादा था, 1-1 लाख 2-2 लाख। और जो बंगलो वाली सोसाइटी उसमें तो 10-10 लाख 15-15 लाख लेते थे। इसलिए ये हाईकोर्ट ने और गवर्नमेंट ने ये रूल्स निकाला है, उसके जो सर्कुलर इंस्ट्रक्शन क्लियर है, 25,000 के ज्यादा आपको वो नहीं ले सकते। अगर वो लेते होंगे तो आप उनको डिप्टी रजिस्ट्रार के पास आपको कंप्लेंट कर सकते हैं। थैंक यू सर। अभी एक सवाल एडवोकेट जोशी मैडम आपके लिए है। एक्चुअली ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि कन्वेंस डीड करना जरूरी क्यों है, और हर एक सोसाइटी ने वो करना चाहिए क्या, और अगर नहीं किया तो क्या होता है? मेरी पीपीटी में आपने देखा होगा कि ये अनिवार्य क्यों है। बिकॉज कन्वेंस का मीनिंग मैंने पहले बताया था कि वो जो ट्रांसफर होता है टाइटल का और सब जो अपने राइट्स होते हैं उनका, जो ओरिजिनल ओनर होता है उनसे वो सोसाइटी को जाता है। और मेरे लास्ट स्लाइड में मैंने ये भी लिखा था कि ये अनिवार्य क्यों है, क्योंकि अगर ये अपना ओनरशिप जाता है फर्स्ट ओनर टू सेकेंड ओनर, देन इट हैज टू बी रिकॉर्डेड समवेयर। एंड ओनरशिप राइट्स में तो आप जानते हो कि अगर मैंने कहा था कि अगर आपदा आती है, कोई नैसर्गिक आपत्ति आती है और अगर बिल्डिंग गिर जाती है, तो 7/12 पर किसका नाम होगा? 7/12 पर तो ओरिजिनल ओनर का ही नाम होगा। So then there will be a dispute, there will be court matters. So it is very much essential that you get all these things transferred in your name, because that is beneficial. If you have to redevelop your society in the future after some 25 or 30 years, so who is the owner? If you are the owner, then you have the right of redevelopment. And at the time of redevelopment, you have the additional FSI, you can load the additional TDR on your buildings, and therefore it is all the benefits of the owner that you get. So it is very much necessary for all these purposes कि आपको ओरिजिनल ओनर से, अगर आप फ्लैट भी लेते हो तो अपने आप वो इंडेक्स 2 और रजिस्ट्रेशन करते हो ना, वैसे ही ये सोसाइटी और बिल्डिंग का पूरा जो राइट है वो अपने सोसाइटी और बिल्डिंग्स के नाम आना चाहिए। It is very essential. You can raise some from financial institutions. You can take loans also if you are the owner later on in case of redevelopment or for any other matter. So it is quite easy. Only thing is that जब 2 व्यक्ति करते हैं एक दूसरे में, अगर वो ट्रांसफर करते हैं तो वो 2 व्यक्तियों में होता है। ये डीम कन्वेंस की प्रोसीजर लोगों को थोड़ी डिफिकल्ट रहती है और उनको लगता है, क्योंकि क्या होता है, लैंड ओनर से वो बिल्डर बीच में होता है और फिर सोसाइटी को जाता है। होता क्या है कि सोसाइटी बनाना जो इम्पोर्टेंट है, तो पहले सोसाइटी बननी चाहिए और बाद में ये कन्वेंस कर लेना चाहिए। तो ये प्रोसीजर में लोगों को लगता है कि इट्स सॉर्ट ऑफ समथिंग डिफिकल्ट थिंग, बट इट इज नॉट ऑल दैट डिफिकल्ट। यू कैन रेफर टू माय पीपीटी इफ इट इज शेयर्ड and you can very well know the procedure for it. अगर बिल्डर करता है ये कन्वेंस तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो इसीलिए ये कठिनाइयां दूर करने के लिए हमने ये
डीम कन्वेंस का प्रोसीजर सरकार ने हमारे लिए बनाया है। तो कोई भी अगर हम उसको पे करते हैं, हम उसको बाय करते हैं, अगर हमारी सोसाइटी बनी है, इट इज बट ऑब्वियस दैट यू शुड गेट ऑल द राइट्स ऑफ एन ओनर। और आप ओनर हो, उसको हाउ यू कैन प्रूव इट? बाय टेकिंग ओवर ऑल द राइट्स फ्रॉम द ओरिजिनल ओनर। एंड आपका नाम 7 बारे पर आ जाता है तो वो भी एक प्रूफ बन जाता है। Yes. Thank you, Joshi madam. Now the next question, I am going it to Mr. Saleh Khan. Mr. Saleh Khan ji, you can ask your question. Mr. Saleh Khan, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। ओके, शायद सालेह खान जी नहीं, यानी पता नहीं। मैं अगला सवाल रिक्वेस्ट करता हूँ मिस्टर शांताराम पवार जी को। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं मिस्टर शांताराम पवार जी। हॅलो, पवार, शांताराम पवार साहेब आहात का आपण? हॅलो हॅलो, हा, बोला बोला। माझा आवाज येतोय का? हो, येतोय। जर का आपण हिंदीत प्रश्न विचारू शकलो ओके, तर बरं होईल पवार ठीक है, साहेब। ठीक है, यस श्योर। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि कन्वेंस डीड हमारा सोसाइटी का कन्वेंस डीड हमारा 215 में हुआ है, सोसाइटी फॉर्मेशन 2009 में हुआ है, लेकिन तलाटी ऑफिस से हमको एक एडे टैक्स के लिए एक बड़ा लेटर आया है और हमने उनको जाके अप्रोच भी किया। वो बोलते हैं कि तुमको आज तक देना है, 2020 तक आपको एनी टैक्स देना है। तो उसके बारे में थोड़ा आप गाइड करेंगे तो अच्छा। जोशी मॅडम, आपण याच्यावरती सांगू शकाल? सर, तो प्रश्न पुन्हा रिपीट करा प्लीज। अच्छा, क्वेश्चन ये ऐसा है कि हमारा सोसाइटी का फॉर्मेशन 2009 में हुआ है, कन्वेंस डीड हमने 2015 में किया है, और कन्वेंस डीड में बिल्डर ने एक्चुअली हमको फंसा दिया है कि जो भी एनए टैक्स है वो सिर्फ वो 2003 तक ही भरेगा, उसके बाद में नहीं भरेगा करके वो उसने वो डाल के पुराने जो मैनेजिंग कमेटी है उनके साथ में गलत ये करके वो कन्वेंस डीड में सिर्फ 2003 तक ही भरेगा करके लिखा है, लेकिन हमारा कन्वेंस डीड 2015 में हुआ है। तो अभी तलाटी ऑफिस से जो लेटर आया है कि आपको एनए टैक्स पूरा भरना है और अभी तक 2020 तक भरना है, तो उसमें आप थोड़ा गाइड कर सकते हैं तो क्या है, कब तक भरना है और कब तक नहीं भरना है? अच्छा, आपने कन्वेंस डीड एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कन्वेंस डीड के जो आपने मान्य किया है, वो जो आपने एग्री किया है, सो यू हैव ऑलरेडी एग्रीड टू इट, और आपका कन्वेंस डीड का एक कॉपी हमारे फेडरेशन में भेज दीजिए, मैं देखती हूँ कि उसमें क्या लिखा है। बट मैडम एक मिनट, हाँ मैडम एक मिनट, हाँ, इसमें मैं सब लोगों को एक बोलना चाहता हूँ कि हमने हमारे फेडरेशन में हमने 2 सेल अलग अलग, 2-3 सेल अलग अलग निकाले हैं। उसमें एक डीम कन्वेंस के लिए एक अलग सेल है फेडरेशन में, दूसरा 101 का रिकवरी के लिए अलग सेल है, और तीसरा रीडेवलपमेंट के लिए। तो जो कुछ सोसाइटी को अपने जो मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमें अप्रोच हो सकते हैं। कन्वेंस, डीम कन्वेंस के बारे में आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमें अप्रोच हो सकते हैं, और रीडेवलपमेंट का कुछ होगा तो उसके लिए हमारे पास सेपरेट सेल है, उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट एडवोकेट्स है, आर्किटेक्ट्स है, वो हम लोग सब आपको विथ नॉमिनल फीस आपको हेल्प करेंगे। तो आपके जो कुछ क्वेश्चन होंगे तो हमारे फेडरेशन ऑफिस में अपने प्रायर अपॉइंटमेंट से आ गए तो हम लोग आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं, या हम लोग आपके सोसाइटी में भी विजिट करके, अभी कोरोना के होने के बाद हम लोग आपके पास में आके भी हम लोग आपको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, आपको मैनेजिंग कमेटी को ट्रेनिंग दे सकते हैं, या क्योंकि आपको मालूम है कि सब लोगों को ट्रेनिंग की जरूरी है। मैनेजिंग कमेटी तो है ही, उसको भी बायलॉज क्या है, मॉडल बायलॉज का एक्ट क्या है, रूल्स क्या है जो जरूरी है,
उसके ट्रेनिंग में प्रोविजन हमारे बायलॉज में किया हुआ है। 10 रुपये पर मेंबर के लिए, 120 रुपये पर मेंबर के लिए आपको प्रोविजन करनी है। तो हम लोग आपको सर्टिफिकेट भी देंगे, रिकॉग्नाइज यूनियन से, अपने संस्था जो मार्च राजा सहकारी संघ है उसके माध्यम से हम लोग आपको ट्रेनिंग भी लेंगे, आपके इधर भी विजिट आके करेंगे या ऑनलाइन देंगे। हमारे 3 अलग अलग हमारे पास फोरम्स है, उसमें 101 के डिफॉल्टिंग मेंबर्स के लिए, रिकवरी के लिए हमारा सेपरेट सेल है, रीडेवलपमेंट के लिए एक सेपरेट सेल है, और ये आपके जो बालक कन्विंस वगैरह डीम कन्विंस का पॉइंट उसके लिए हमारा सेपरेट सेल है। तो आप अगर उधर अप्रोच होंगे तो अच्छा होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। नाउ टू ऑल पार्टिसिपेंट्स ड्यू टू द हाँ बोलिए सर। मेरा और एक कनेक्टेड क्वेश्चन है प्लीज। लेकिन ये जैसे आपने बोला है कि हम प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं और ये एनए टैक्स भी अगर मांगते हैं तो अभी क्या फिलहाल तो एनए टैक्स नहीं देना है, राइट? अभी देना है। जब तक गवर्नमेंट ऑर्डिनर निकल के या सर्कुलर निकल के कैंसिल नहीं करते तब तो हमें देना है। तो एनए टैक्स तो 2020 तक देना है। बराबर है। अगर कन्वेंस हुआ है तो भी जब भी सोसाइटी आपकी रजिस्टर हो जाती है, आप पॉलिसी लेते उसी दिन से आपको भरना ही होता ही है, तब लैंडलॉर्ड की जरूरत नहीं होते। नाम उनका होता है लेकिन वो सोसाइटी जो यूज करते हैं एक्चुअली परमिशन मिलने के बाद तो कंप्लेन रजिस्टर अब हमें देना होता है। Okay, sir. Okay, thank you. Now, due to the time restrictions, we are going to take last 5 questions from the audience, and then we will have to end up this session. But to all audiences and participants, please feel free to share your questions with us and with the federation authorities. And we Society Now team also will try to facilitate to answer all your questions in association with all respective speakers and with the federation authorities. So the next question I am coming it to Mr. Mukund Shidore. Mr. Mukund Shidore ji, you can ask your question. मुकुंद शिदोरे. हाँ, माझा आवाज येतोय? हो येतोय बोला. येतोय. हा, पटवर्धन साहेब नमस्कार. नमस्कार, बोला. माझा प्रश्न असा आहे की आता मृदुला जोशी मॅडमनी जे काही पीपीटी दाखवल्या त्याच्यामध्ये बिल्डरला डीम्ड कन्व्हेन्स करणं अनिवार्य आहे. तर हा डीम्ड कन्व्हेन्स लोकांनी करण्याचा प्रश्न येतोच कुठे, असं मला म्हणायचं. बिल्डरला मोफत नाही, तुमचा काहीतरी गैरसमज आहे. सांगतो मुकुंद साहेब, आपल्याला बिल्डरला डीम कन्व्हिन्स करणं अनिवार्य नाहीये. बिल्डरनी मोफाट प्रमाणे कन्व्हिन्स करून देणं त्याच्यावर कायद्याने कंपल्सरी होतं, तो करत नाही. याच्यासाठी आपल्या सोसायटीच्या नावाने लँड अँड बिल्डिंग संस्थेच्या नावाने होण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने डीम कन्व्हेन्स किंवा मानवी हस्तांतरण हे विधेयक आणलं आणि त्यासाठी डेसिग्नेटेड अधिकारी नेमलाय. त्यामुळे आता आपली जबाबदारी झाली. आमचं तर फेडरेशन म्हणून असा मागणी केलेली आहे, ज्या गृहनिर्माण संस्थांना 12 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत, ज्या संस्थांनी 100% पैसे बिल्डरला दिले, त्याच्या ऑटोमॅटिक जसं कसेल त्याची जमीन पूर्वी तुम्हाला माहिती असेल ज्याच्या हातात आहे त्याच्या नावाने ऑटोमॅटिक 7/12 त्याच्या नावाने करून द्यावा, एकदा काही एक ड्रास्टिक डिसिजन सरकारने घेतला होता. तशी आमची मागणी आहे की इथे आम्ही ऑलरेडी 100% पैसे बिल्डरला दिलेले आहेत मोफाट प्रमाणे. त्याची जबाबदारी आहे सोसायटीच्या नावाने की अपार्टमेंटच्या नावाने कन्व्हिन्स करून द्यायची. तर अशा ज्या रजिस्टर्ड सोसायट्या 12 वर्ष पूर्ण झालेल्या आहेत त्याचा ऑटोमॅटिक प्रॉपर्टी कार्डावर आणि कन्व्हिन्स ऑटोमॅटिक व्हावं अशी आपली मागणी आहे. आता हे सरकार केव्हा त्याच्यावर निर्णय घेईल, मागच्या सरकारकडे आम्ही त्याला पाठपुरावा केला होता की सातत्यानं आपण मागणी करतोय, त्याच्यात काही अडथळे आहेत. पण माझ्या मते हा आज न उद्या आपल्या सगळ्यांना मिळून संघटितरित्या करायलाच पाहिजे. पण तोपर्यंत नाहीये तोपर्यंत आपल्याला डीम कन्व्हिन्स हे सरकारने आपल्याला जे एक संधी दिलेली आहे त्याचा आपण फायदा घेतला पाहिजे. त्यामुळे डीम कन्व्हिन्स साठी आपण सबमिट करायला पाहिजे. ऑटोमॅटिक काही होत नाही आणि बिल्डर हे देत नाहीत कारण त्यांना त्यांचे जे वेस्टेड इंटरेस्ट असतात, रिडेव्हलपमेंटचे, ट्रान्सफरचे पैसे त्याला मिळाले वगैरे, त्याच्यामुळे ते करून देत नाही. पण गव्हर्नमेंट त्यांना ट्रान्सफरला कंपल्शन करायला पाहिजे ना, खरं म्हणजे त्यांनी करायला पाहिजे, पण त्याच्यावर होत नाही ना. आपल्या संस्था पण पुढे येत नाही. त्याच्यावर ऍक्च्युअली क्रिमिनल प्रोसिडिंग पण करता येतात आपल्याला. कारण बेसिकली काय असलं, आपल्या अधिकारांविषयी आपण जागृत नसतो. आपण हा बिल्डर आणि तुमचा फ्लॅट ओनरचा सभासदांचा वैयक्तिक 2 याच्यातला करार झालेला असतो मोफाट प्रमाणे, खरेदी करार, त्याप्रमाणे त्यांना कायद्याप्रमाणे त्याचं कंपल्सरी आहे. मग आता हे झालं नाही तर वैयक्तिक सभासदांनी त्यांच्यावर खटला भरायला पाहिजे ना. सिव्हिल सूट आणि फौजदारी हे दोन्ही तुम्ही भरू शकता, पण हा लेंदी प्रोसिजर आहे. आपल्याकडे माहितीये
त्याच्यासाठी हे लवकर होण्यासाठी हा डीम कन्व्हेन्स हा कायदा सरकारने काढलेला आहे. आणि आपली पुढची मागणी आहे की ऑटोमॅटिक व्हावं. ऑटोमॅटिक 12 वर्ष ज्या संस्थांना झाले त्यांच्या नावानं डायरेक्ट प्रॉपर्टी कार्ड आपल्या नावाने व्हावं, 7/12 आपल्या नावाने व्हावं आणि खरेदी कर आपल्या नावावर, अशी आपली मागणी आहे. Okay, thank you very much. Good. The next question I am taking it off from Mr. Jawahar Tiwari. जवाहर तिवारी जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. Till the time Mr. Tiwari is getting tuned up with this, I am just sharing that due to the time restrictions, we will take 2 more questions only, and then we will have to end up this session. तिवारी साहब, आप हो वहां पे? ठीक है, शायद कुछ प्रॉब्लम है. दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम आस्किंग मिस्टर राज मेहता जी टू आस्क हिज क्वेश्चन. Mr. Mehta? Yeah, my question is that if a society has entered into a redevelopment agreement with a builder, and for whatever reasons the builder doesn't, start redevelopment of the building, and it's nearly 8 years now, and in between it's got stalled because of the change in the TDR rules, does the agreement still be valid, or it gets repudiated automatically and it gets time barred? नहीं, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो उसमें अपने कंडीशंस क्या क्या डाले. जो जैसे एडवोकेट मैडम ने बताया कि वो आपके और आपके बिल्डर के साथ में जो एग्रीमेंट हुआ, करार हुआ, उसमें क्या क्या क्लॉजेस है उसके ऊपर निर्भर होता है. क्योंकि ऐसा उसका क्वेश्चन का रिप्लाई देना इजी नहीं होगा. तो अपने कंडीशंस क्या क्या डाले हैं उसमें टाइम लिमिट, नॉर्मली कौन से भी एग्रीमेंट में टाइम लिमिट होती है. अगर नहीं होगा तो आपको उसको नोटिस देनी पड़ेगी, क्योंकि 8 साल में उन्होंने नहीं किया होगा तो उसके रीजंस क्या है, नहीं तो उसका टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा. वो आपके सब पेपर एडवोकेट को अच्छे दिखाइए और वो दे विल गाइड हो. ये वेब सेमिनार में ऐसा उसके वेरी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो आपस में जो टर्म्स कंडीशन रीडेवलपमेंट, मैंने इसलिए बोला कि आपके, इसलिए आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, हम लोग आपको गाइड करेंगे. Okay, Rahul, if you could just share the federation address with all of us, please. Sure, we'll do that. We'll share federation address, email IDs, एड्रेस, फोन नंबर, हमारे मोबाइल नंबर दे दीजिए. हाँ, बिल्कुल दे देते हैं. So thank you. Thank you so much. The last question I am taking it up for today's session is from Mr. Ketan Shah. Ketan Shah ji, please go ahead and ask your question. Mr. Ketan Shah. Yes, sir. Hello. Are you able to hear me? Yeah, we can. Okay. मेरा क्वेश्चन डीम कन्वेंस के बारे में है. मैं राधाई नगरी सोसाइटी से बात कर रहा हूँ, और हमने ये सोसाइटी कन्वेंस के लिए कंज्यूमर कोर्ट में केस किया है बिल्डर के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट उन्होंने हमें कन्वेंस करके नहीं दिया. हमारी सोसाइटी का फॉर्मेशन 10 साल पहले हमने बिल्डर के अगेंस्ट जाके किया था. अभी 6 साल से कोर्ट में केस चल रहा है, कंज्यूमर कोर्ट में. बट 2018 में ये जो डीम कन्वेंस का प्रोविजन आया, तो उसके हिसाब से हमने 2019 में प्रोसेस स्टार्ट किया और हमने कंप्लीट किया. लेकिन अभी कुछ मेंबर्स का ये कहना है कि स्टेट लेजिस्लेशन आने वाला है, जिसकी वजह से ये डीम कन्वेंस की कोई जरूरत ही नहीं है. जैसे पटवर्धन साहब आप बोल रहे थे कि ये लेजिस्लेशन वगैरह आने वाला है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि लेजिस्लेशन आने के बाद जो हमने ये डीम कन्वेंस किया है, उसका क्या वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, या जो हमारा प्रोसेस है वो? केतन साहब, ऐसा है, जो आने वाला है वो छोड़ो, एज ऑन टुडे क्या है वो हमें देखना चाहिए, क्योंकि जब क्या आने वाला है हमें मालूम नहीं है, उसमें क्या क्या क्लॉजेस रहेंगे, क्या क्या मालूम नहीं है. लेकिन तब तक जो एग्जिस्टिंग अपने जो एक्ट रूल्स है उसके मुताबिक आपको जो अगर डीम कन्विंस हुआ है तो यू आर द ओनर. तो अभी आपका नाम 7/12 या अभी प्रॉपर्टी पार्ट ये करो, 7/12 अभी तलाट की जरूरत नहीं, पुनः म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप प्रॉपर्टी कार्ड पे किया तो भी चलता है. तो वो कन्विंस तो आपका हुआ है ना, डीम कन्विंस हुआ है आपका. हाँ, डीम कन्विंस हो गया, लेकिन अभी मेंबर्स का ये क्वेश्चन है कि आप लोग अभी जो है ना, आप लोगों ने जो भी, बिकॉज हमने ये डीम कन्वेंस करने के लिए लोगों से 3000 रुपीज कलेक्ट किया, और क्योंकि जो भी एक्सपेंसेस था उसके लिए, अभी कहना है कि अभी स्टेट गवर्नमेंट ही कर रही है, तो आपने ऐसा नहीं, ये डोंट लिंक करो, मत करो. आपने जो पैसा लिया था, अभी 1000 लिया था, 3000, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने वो करके आपका कन्विंस हो गया है ना, बिडिंग कन्विंस हुआ है ना. हाँ, अभी हुआ जस्ट 1 महीने पहले. उनका ऑर्डर मिल गया ना आपको,
हाँ ऑर्डर मिल गया हमको। तो आपका यू आर ओनर ऑफ दैट लैंड एंड बिल्डिंग, तो अभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अभी क्या आएगा उसके आपके लिए वो लागू नहीं होगा ना। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है और सर। वो ओके हाँ प्लीज। और दूसरा ये मैं पहले वाले मेंबर को बताना चाहता था कि जो ऐसे बहुत सारे लोगों के लिटिगेशन और ये चल रहे हैं, इसलिए जो ऐसे चल रहे हैं जो रीडेवलपमेंट के जो है उसके लिए एक गवर्नमेंट ने भी एक अलग सेल निकाला है कि ये ऐसे जो स्टक हुए जो ये उसके लिए हम लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अभी कोरोना के बैकग्राउंड में इसलिए ऐसे कुछ सोसाइटी हुई है कि अभी वो उनका कुछ डिस्प्यूट की वजह से स्टक हुई है, तो हमें अप्रोच हुई है, हम लोग दैट मैटर विल टेक अप टू द respect to state government. Rahul, Okay, last question we thank can you so take. much all. Rahul, Okay, go ahead, Tushar. one last question from Mr. Jawahar Tiwari. काफी टाइम से हाँ, वो okay. is trying to communicate. Yeah, we took it his question, but I think he was not able to connect. हाँ, तिवारी जी प्लीज बोलिए आप। तिवारी जी आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए, आप अनम्यूट हो गए। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि बहुत से सोसाइटियों में बिल्डिंग में बहुत से रेंटल रहते हैं लोग, तो उनको आप उस सोसाइटी में जनरल बॉडी मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं क्या? सोसाइटी के सब जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक साथ रख सकते हैं क्या कि रेंटल लोगों को बहुत से उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत दिक्कत होती है हरदम, तो उसके बारे में पूछना था कि जनरल बॉडी नहीं मीटिंग ये में वो आ बहुत सकते हैं क्या? नहीं तिवारी साहब ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो आपके नॉर्मली अभी आप दो ग्रुप बनाइए, एक आपके मेंबर्स के लिए, एक जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उसमें आपके मैनेजिंग कमेटी की तरफ जाएगा, उसमें एडमिन कंट्रोल लेगा, क्योंकि वो नहीं तो गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग सब उसमें चालू हो जाएगा। तो एक मैनेजिंग कमेटी की ओर से सब मेंबर्स के लिए एक और उसमें आप उनको भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो उधर रहते हैं ना, अभी पानी आने वाला है कि नहीं, सिक्योरिटी गार्ड है या नहीं, उसके लिए वो जो टेनेंट उधर रहता है, ही इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी, वो एसोसिएट मेंबर आपके इधर बन सकता है। तो इसलिए तो नॉमिनल मेंबर, नॉट एसोसिएट मेंबर, नॉमिनल मेंबर, तो वो प्रोविजन अपने बायलॉज में, लेकिन वो सब लोग बनाते नहीं। लेकिन जिसका रजिस्टर एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट हुआ है, उसका पुलिस रिलेशन है, उधर रहता है, तो उसको एक अलग सा ग्रुप बना के उसको वो इंफॉर्मेशन पास ऑन होनी चाहिए क्या सोसाइटी में हो रहा है, उसका इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी फॉर द टाइम बिंग। तो उसको वो उसके लीगल राइट नहीं है, लेकिन वो फिर भी वो अलाउ करो और वो कम्युनिकेशन उनके साथ भी आते रहो, आप हमारे साथ भी देते हो तो अच्छा होगा, क्योंकि ये जो फैमिली का जो रहेगा। और दूसरा एनुअल जनरल बॉडी को बुलाने का नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि उसमें सारे बहुत सारे कायदे का और उसमें ये रहता है। तो मेरी दूसरी एक विनती है कि तो एजीएम रहेगी या स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग है, उसमें बहुत बार इधर वोटिंग की जरूरत नहीं होती। तो मैं तो बोलता हूँ विथ फैमिली में सब लोगों को बुलाओ, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेशन जरूरी है, सहकार है ये, तो उसको ये करो। दूसरा एक बात आता है कि वो जनरल बॉडी को बुला के, क्योंकि ऐसा बहुत बार कम बार आता है कि जिधर वो वोटिंग लेना पड़ता है, मेंबर्स को है या नहीं देखना पड़ता है, खाली इलेक्शन या कुछ कंट्रोवर्शियल होगा तो उसमें वोटिंग होता है। तो मेरी आपका सबको विनती है कि अपने बायलॉग में प्रोविजन, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक बहुत सारे व्हाट्सएप से हो गया था कि 26 जनवरी या 15 अगस्त को या कल्चरल प्रोग्राम करने का नहीं। तो मेरी तो यह है कि बायलॉग में अपने इधर प्रोविजन है, कल्चरल एक्टिविटी लोग वैसे आते ही नहीं, तो वो सब आप बजट में रखिए, नेक्स्ट ईयर के बजट में रखिए, उसके लिए प्रोविजन कीजिए और वो खर्चा कीजिए। कल्चरल प्रोग्राम एक दूसरे लोगों के साथ मिलना चाहिए, उसके स्नैक्स दीजिए, खाना दीजिए, वो सब दीजिए, कुछ फैमिली दे दीजिए, लेकिन वोटिंग के समय खाली जो मेंबर उसको अलाउ कीजिए, लेकिन वो एक दूसरे वोटिंग है, लेकिन वो वोटिंग का अधिकार मांगेंगे भी नहीं ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये सहजीवन है, ये गेट टुगेदर, वो सबको एक साथ रहना, ये सोसाइटी का जो कंसेप्ट है मेन, जो आप ध्यान में रखिए, और लीगल वो बाजू में रखिए। तो ये कल्चरल प्रोग्राम ये वो सब करिए, उनको टेनेंट रहेगा तो भी उसको ऐड कीजिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया के लिए, वो दूसरे ग्रुप में। क्योंकि आजकल कैसे हो रहा है कि एक नया ये होगा, जैसे काला गोरा छूताछूत, वैसे फ्लैट ओनर और अपना ये सवाल थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रेंटर। करना पड़ेगा ड्यू टू टाइम restrictions. We need to cut short this discussion. So if you got any specific question, please ask. Otherwise, we will have to move ahead. राहुल हेलो। हाँ बोलो। एक हमारे ग्रुप पे एक पर्सन ने क्वेश्चन डाला है, मिस्टर पैट्रिक आई थिंक।
Patrick Daniel. So let's take one last question. What is the process About to the- change? What is the process to change a condominium to a society? What is the procedure? To change a condominium to society. Apartment condominium. कंडोनियम, अपार्टमेंट और कंडोनियम नहीं हाँ, अबे फिलहाल आपका अगर कंडोनियम या अपार्टमेंट होगा, देखो मोफा एक्ट में दो ये रहते हैं, एक तो उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है या कंडोनियम या अपार्टमेंट बनाना है. अगर कंडोनियम अपार्टमेंट से आपको सोसाइटी के उधर स्विच होना है, क्योंकि सोसाइटी में आपको रेमेडी है, आपको डायरेक्ट सिविल कोर्ट के लिए नहीं जाना पड़ता है. कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अपने डिप्यूटी रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव कमिश्नर, कोऑपरेटिव मिनिस्टर, ऐसा लैडर्स है. अनफॉर्चुनेटली कंडोनियम और अपार्टमेंट के लिए आपको डायरेक्ट सिविल कोर्ट जाना पड़ता है, उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, मॉनेटरी लॉस होता है. इसलिए 100 उसमें लेकिन रेस्ट्रिक्शन की 100% लोगों ने वो कंसेंट देनी चाहिए. कंडोनियम में कैंसिल करके अगर आपको सोसाइटी रजिस्टर करनी होगी तो 100% लोग अगर तैयार होंगे तो आप वो कंडोनियम कैंसिल कर सकते हैं. और उसके लिए ऐसे उदाहरण भी हुए हैं बहुत सारे अभी वो कि जो कंडोनियम 100% लोगों ने उसको सैंक्शन देके उन्होंने उसका रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी किया है. तो ये हो सकता है, क्योंकि बिल्डर उसके फायदे के लिए वो कंडोनियम अपार्टमेंट बता, लेकिन आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज्यादा एडवांटेजेस है. Yeah, thank you so much, Patwardhan Sahib, for giving all this valuable information. Just want to address one thing. Quite a few people are asking about what society now does exactly. So to shorten this answer, we society now, we facilitate all cooperative housing societies to get digitized with the latest digital functionality as well. I request all participants to visit www.societynow.in, and we will share just once our website on our respective Federation and Society Now join group, as this is more for resolving queries and giving answers and guidance from Housing Federation side to all of you. So those who will be interested, they can definitely get in touch with Joshi Madam and Advocate Umesh Bodke Patil ji, and also Dr. Kalpana Baliwan ji, जिन्हीं सभी लोगों ने हमको ये सेशन में बहुत अच्छे सुझाव, अपने सब बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं. Due to time restrictions, we need to stop this particular session, but be assured that please share your questions on our groups. Very soon, by tomorrow, we will share Federation's contact details, numbers, and email IDs to all of you. And quite a few people ask us how to get membership with Federation. So that email and information also we'll share it on a group, so by which you can directly communicate with Federation authorities. And just to sum it up, enjoy your weekend. Thanks for joining our session and giving this fabulous response. Stay safe, stay home, stay happy. Good day. Thank you, Rahul. Yeah, thank you. Thank you, Rahul. Thank you, Patwardhan sir, Joshi madam. Thank you. Yeah, thank you, Tushar. Thanks, everybody. Thank you, everyone. Thank you.